गगन सिंह मीना, इनके पेपर टू में हाईएस्ट है 174। ओवरऑल मेरिट में भी अच्छा स्कोर है 312। तो आप इनसे पूछो कि तो ये आप पूछना है ना कि कैसे, मतलब जो भी आपको चीजें फेस कर रहे हो आप कोई इसमें या कैसे इम्प्रूवमेंट करना है, तो इज द राइट पर्सन। पहले तो जैसे सर ने बताया था, मेरा नाम गगन सिंह मीना है। लास्ट ईयर मुझे आईपीएस मिला था, अभी मैं आईपीएस हूँ हरियाणा काडर में। और ये मेरा ऐसे टेक्निकली रूप से 5th अटेम्प्ट था, क्योंकि एक अटेम्प्ट में अपने कॉलेज में जब इंजीनियरिंग में था आईआईटी बीएचयू में, उस टाइम ये दे लिया था मैं। मेरा मन किया कि यूपीएससी की एग्जाम देना है, तो फिर सोचा कि चलो एक अटेम्प्ट दे के देख लेते हैं कि कैसा पेपर होता है। तो एक अटेम्प्ट में जैसे देखने के लिए उस टाइम इतनी कुछ तैयारी थी नहीं। बाकी पहला अटेम्प्ट मैं दिल्ली में आके दिया। जनरल स्टडीज में मेरी सेल्फ स्टडी थी, और जो मैथमेटिक्स था उसकी मैं एक जगह से कोचिंग लिया था, लेकिन उसका मुझे इतना कोई फायदा नहीं हुआ। फर्स्ट अटेम्प्ट दिया मैं यहाँ पे आके, मैथमेटिक्स में मेरा स्कोर था 230। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैथमेटिक्स में स्कोर कैसे इंक्रीज होता है। सेकंड अटेम्प्ट दिया, मेरा स्कोर फिर रहा 236। जब लास्ट ईयर में अपना थर्ड अटेम्प्ट दिया, उसमें मेरा स्कोर था 282। और इस बार मैं अपना जब फोर्थ अटेम्प्ट दिया तो मेरा स्कोर था 312 नंबर। और जीएस 2 में मेरे जो पेपर 2 था उसमें थे 174, जो कि शायद ओवरऑल जितने भी ऑप्शनल होंगे उनमें, और शायद मैथमेटिक्स में हाईएस्ट मार्क्स होंगे 174। और पेपर 2 लगभग सबको टफ लगता है कि उसमें मॉडर्न है, फ्लूइड है, एलपीपी है, रियल है, मैकेनिक्स है, पीडी है, न्यूमेरिकल एनालिसिस है। मतलब सारे टॉपिक ऐसे हैं जहां से गलत होने के मैक्सिमम चांस रहते हैं या फिर आते ही नहीं है। फिर काफी लोगों के तो जैसे मॉडर्न समझ में नहीं आएगा, तो ये सब दिक्कत रहती है। तो पहले मैं एक बार ओवरव्यू बता देता हूँ कि किस किस पेपर में मैंने लगभग क्या क्या। तो यहाँ से तो पहले मैं थोड़ा बता देता हूँ, उसके बाद अलग अलग पेपर में जैसे जीएस पेपर 1 पेपर 2 में कौन कौन से टॉपिक्स थे और उनमें मैंने लगभग मेरी कैसे कैसे रही थी। तो अपना जो पेपर 1, उसके बाद पूछ लो। जैसे पेपर 1 में इजी टॉपिक है सेक्शन 1। ये तो पता ही होगा कि 2 सेक्शनों में क्वेश्चन आते हैं, पता है नहीं है ये। सेक्शन 1 में क्वेश्चन आते हैं 4, सेक्शन 2 है उसमें क्वेश्चन आते हैं 4। सेक्शन 1 में कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चन आते हैं? लीनियर अलजेब्रा आता है, कैलकुलस आता है, और एक 3D आती है। तीनों इजी टॉपिक है। लीनियर अलजेब्रा लगभग सब पढ़ लिया होगा, या तो पढ़ लेंगे अभी। ये इजी टॉपिक है, लगभग अच्छे से तैयार कर सकते हैं। कैलकुलस और जो पेपर 2 में है रियल, इन दोनों को साथ साथ पढ़ना चाहिए। मतलब मैं इनको साथ साथ पढ़ा था। रियल को, इन दोनों को साथ साथ पढ़ना चाहिए, रियल को। क्योंकि कैलकुलस और रियल में ऐसे है कि इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और वो रेमान्स इंटीग्रल, कोची, और वो सारी चीज ऐसी है कि जो दोनों में लगभग काफी ओवरलैप होती है। 3D में हम देख क्या करते हैं कि हम जो स्फीयर है या फिर जो कॉन है वहां तक पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके आगे वाला जो पोर्शन है जैसे कॉनिकॉइड है, हाइपरबोलाइड है, पैराबोलाइड है, जनरेटिंग लाइन है, उन सबको छोड़ देते हैं। तो फर्स्ट मैं ये भी बताता चलूंगा कि मैं गलती क्या कर रहा था 2 अटेम्प्ट में। मैं 3D के सारे टॉपिक स्टार्टिंग के तैयार कर लिए, बाद के सोचा कि इनसे क्वेश्चन इतने पूछते नहीं है, और थोड़ा टफ है। यूपीएससी ने उस टाइम भी क्वेश्चन पूछ लिए थे, क्योंकि सिलेबस में सारी चीज दी हुई है। सिलेबस में जितना भी कुछ लिखा हुआ है उनको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस के बाहर यूपीएससी जनरली पूछते नहीं है। अगर पूछेगी तो वो ना तो किसी से होगा भी नहीं, एक दो स्टूडेंट होंगे जिनसे होगा, तो उससे फिर हमको इतना कोई नुकसान होने वाला नहीं है। लेकिन सिलेबस में जो उसने टर्म दी हुई है, चाहे पैराबोलाइड हो, हाइपरबोलाइड हो, एलिप्सॉइड हो, और उसके अलावा जनरेटिंग लाइंस हो, तो उनके जो सिंपल वाले क्वेश्चन है, इतना भी नहीं करना कि एक किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन 3 या 4 पेज का हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी जनरली पूछेगी भी नहीं। अगर पूछेगी तो हमारे पास टाइम इतना होगा भी नहीं उसकी क्वेश्चन को हम पूरा कर दे। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि 3D में से कोई भी चीज छोड़नी नहीं है हमको।
इसका जो सेक्शन 2 है, उस सेक्शन 2 में भी जो 3 टॉपिक इधर है, 3 टॉपिक इधर है, वो 4 क्वेश्चन पूछते हैं। 3 टॉपिक इधर कौन कौन से? ओडी है, ये भी इजी टॉपिक है। उसके अलावा वेक्टर एनालिसिस है, और एक अपना स्टैटिक्स है एंड डायनेमिक्स है। तो ओडी ओडी इजी टॉपिक है, लगभग सबको इजी लगता है। लेकिन ओडी में दिक्कत कहाँ होती है कि जो क्लैरिनेट फॉर्म के क्वेश्चन पूछते हैं वो, तो उसके लिए या तो आप उनको नोट्स से कर सकते हो, या फिर जो एमडी राय सिंघानिया में अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्योंकि इसमें दिक्कत ये रहती है कि इसके क्वेश्चन अगर हमने पहले देखे हुए हैं कि इसमें इस टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा, तो वो क्वेश्चन इजिली हो जाएगा। अगर हमको पहले से पता नहीं है कि इसमें किस टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा, तो हम फिर वो इट एंड ट्रायल लगाते रहते हैं वहां पे। लेकिन एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं है कि उस क्वेश्चन को हम बना पाए। इसलिए हम पहले से ही उसके जितने भी क्वेश्चन दिए हुए अच्छे अच्छे वाले, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले पूछे हुए हैं ओडी में, एमडी राय सिंघानिया में, वहां से हम ये कर सकते हैं। तो जो नोट्स में ऐसे पढ़ोगे तो जितनी ज्यादा मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस होगी, उतना ही हमको फायदा होगा। ऐसी जो वेक्टर एनालिसिस में स्टार्टिंग का पोर्शन इजी है, लेकिन जैसे ग्रीन्स थ्योरम है, स्टोक्स थ्योरम है, और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है, इन थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरा इस बार जो ग्रीन्स थ्योरम था उसके ऊपर क्वेश्चन आया था इस बार, और मैं वो गलत करके आ गया। एग्जाम से जैसे ही मैं बाहर निकला, तुरंत मुझे पता चल गया कि मैं गलत कर दिया, क्योंकि उसमें वेरीफाई करने के लिए पूछा था। तो एक लाइन इंटीग्रल होता है, दूसरा रीजन में होता है। मैं क्या किया था कि दोनों से निकाला था। अब इसमें मेरे से एक जगह गलती हो गई थी, तो इससे मेरा आंसर गलत आया, और इससे आ रहा था वो सही था। लेकिन मुझे लगा कि जो लाइन वाला तो इजी स्टेप है, 2-3 स्टेप में ही हो गया, तो शायद ये सही होगा, इसमें कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई होगी, तो मैं गलत वाला ही इसमें लिख के आ गया फिर। तो मुझे जैसे ही मैं बाहर निकला, तुरंत मुझे पता चला गया कि मैं एक स्टेप उसमें से मिस कर दिया था इंटीग्रेशन में। तो 15 नंबर का क्वेश्चन लगभग 2-3 नंबर मुझे मिले होंगे इसमें। ऐसे ही स्टैटिक्स, ये इजी चीज है ये दोनों। स्टैटिक्स और डायनेमिक्स में क्या क्या किया था मैं कि स्टैटिक्स और डायनेमिक्स में कृष्णा सीरीज की जो बुक है, वही मैं पढ़ा था। उसके अलावा उससे पहले भी मैं ये गलती कर रहा था कि स्टैटिक्स और डायनेमिक्स में उतने अच्छे तरीके से पढ़ ही नहीं रहा था। जैसे स्टैटिक्स में वर्चुअल वर्क है, उसके अलावा स्टेबिलिटी है, कॉमन कैटेनरी है। तो ये सब टॉपिक ऐसे है कि इजी टॉपिक है, लेकिन जनरली क्या समझ में नहीं आते। तो उस टाइम जैसे सर है, सर के मुझे कुछ वीडियो मिल गए थे, जो मेरा फ्लूइड वाला पोर्शन लगभग मैंने वहीं से कंप्लीट किया था, ये स्टैटिक्स वाला। और डायनेमिक्स में भी जो इजी टॉपिक काफी है, जैसे एसएचएम हो गया, उसके अलावा प्रोजेक्टाइल्स है, क्या सेंट्रल ऑर्बिट है, तो ये सब इजी टॉपिक है। तो इनको अगर हम अच्छे से 2-3 बार अच्छे से रिवीजन कर ले, मैथमेटिक्स में ये भी रहता है कि क्वेश्चन हमने पहले उस टाइप के किए हुए हैं, तभी हम पेपर में वो क्वेश्चन कर पाएंगे। नहीं, जनरली क्वेश्चन होते नहीं। अगर कोई क्वेश्चन बिल्कुल नया आ गया, तो बहुत कम चांस है कि वो क्वेश्चन हम वहां पर कर दे। स्टैटिक्स डायनेमिक्स हो गया। ऐसे ही पेपर टू में तो डाउट, फिर ऐसे में एक बार बता देता हूँ, उसके अलावा जो भी तुम्हारे डाउट है वो पूछ लेना। पेपर 2 का जो सेक्शन 1 है, मॉडर्न अलजेब्रा है, रियल एनालिसिस है, और एलपीपी है। तो ये तो सबसे इजी टॉपिक है, तो इसमें ऐसे कोई बताने की दिक्कत है नहीं है। इसमें बस दिक्कत ये कि ऐसा हम इजी टॉपिक ऐसे करके छोड़ देते हैं, लेकिन इसमें ऐसे गलत होने के सबसे ज्यादा चांस इसी के रहते हैं। अगर एक स्टेप भी कहीं पे गलती हो गई, तो पूरा का पूरा ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो एलपीपी में हमको करना क्या है कि जैसे सिंपलेक्स मेथड है, ट्रांसपोर्टेशन है, असाइनमेंट्स है, उसके अलावा जो ग्राफिकल वो सारी चीज है, तो उन सब चीजों की जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ज्यादा उनके सही होने के चांस रहेंगे। तो इसमें भी हमको प्रैक्टिस करनी है। एक क्वेश्चन की आप एक बार प्रैक्टिस कर लो, और उसके अलावा जैसे जैसे वो टेस्टों में आते रहे, तो टेस्ट में भी इनकी प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। मॉडर्न अलजेब्रा में मैंने क्या किया था कि जो मेरे पास नोट्स थे, उन नोट्सों को मैं 6-7 बार पढ़ लिया था। तो मुझे लगभग मॉडर्न अलजेब्रा की जो बेसिक चीज थी, ग्रुप तक वो सब चीज आ गई थी। ग्रुप के बाद जैसे रिंग है, आइडियल है, और उसके अलावा आगे के वाले जितने भी है, जैसे यूक्लिडियन डोमेन है, और कौन कौन से, हाँ फैक्टराइजेशन है, और और क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स है। तो इन सब का क्या बेसिक बेसिक में कर लिया था। मैं ये किया था कि जो बाद में ले लेंगे, जो
10 नंबर का क्वेश्चन है वो इजिली हो जाएगा, और कोई कोई जो सॉल्यूशन है जो थ्योरम्स दी हुई है उनके जो डेरिवेशन है लगभग 4-5 पेज 6 पेज इतने बड़े हैं, तो मैंने वो छोड़ दिए थे क्योंकि ये क्वेश्चन है तो एग्जाम में आएगा ही नहीं। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो इतना मैं वहां कर भी नहीं पाऊंगा। अगर किसी जो थ्योरम्स है उस थ्योरम्स का जो डेरिवेशन है लगभग 6-7 पेज का है, तो हम कर ही नहीं पाएंगे एग्जाम में, क्यों? टाइम क्रंचेस तो वहां पे रहता ही है, वहां पे एक क्वेश्चन करना नहीं है, क्वेश्चन तो सारे ही करने हैं। हाँ हाँ, मैं एक बार बता देता हूँ, उसके बाद फिर जितने भी होंगे वो। दूसरा फिर रियल एनालिसिस, रियल किसके साथ हो गया? कैलकुलस के साथ हो गया। और दोनों में मतलब छोड़ी मत कुछ टॉपिक जो सिलेबस में दिए हुए हैं, जैसे एक बार मैं इसमें से एसिम्पटोट छोड़ के चला गया था, मुझे लगा कि जनरली क्वेश्चन अब पूछा हुआ नहीं था 2013 से लेकर 2020 तक, लेकिन 21-20 में एसिम्पटोट को क्वेश्चन पूछ लिया था फिर। तो ये ऐसी गलती है कि छोटी छोटी गलती जो हम उनको मिस कर देते हैं, लेकिन उनमें से जो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स, रियल और कैलकुलस ये एक साथ पढ़ लो, क्योंकि रियल में काफी चीज है वो इधर कॉम्प्लेक्स में हो जाएंगी, जैसे CR इक्वेशन है हम इधर भी पढ़ेंगे, फिर वो इधर भी आ जाएगी कैलकुलस कॉम्प्लेक्स में। तो ये हो गया। उसके बाद इसका जो सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 में PD, न्यूमेरिकल एनालिसिस, फ्लूइड डायनेमिक्स एंड मैकेनिक्स। अब ये PD जैसे OD पढ़ा तो उसके तुरंत बाद PD पढ़ लो, तो ऐसा होना चाहिए कि OD की काफी सारी चीज PD में आ जाएंगे, तो ऐसे इस तरीके से पढ़ोगे तो जो सिलेबस है वो कम लगेगा। अब मान लो कि आपने 1 महीने पहले OD पढ़ा, उसके बाद तुरंत PD पढ़ा नहीं आपने, या फिर 1-2 महीने बाद पढ़ा, तो OD आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा, और OD की चीज आपकी रिवाइज नहीं होगी। और आप OD के तुरंत बाद PD पढ़ रहे हो, उस तरीके से पढ़ रहे हो, तो काफी सारी चीज एक दूसरे से रिलेटेड रहती है। ऐसे ही जो इसमें चीज कहाँ पे होती है, जैसे OD के जो स्टार्टिंग वाले पोर्शन है वो सब इजी है, लेकिन जो एप्लीकेशंस ऑफ PDE है, ये स्ट्रिंग्स थ्योरम है, हीट इक्वेशन है, या फिर जो लाप्लास वाले हैं, इनमें करो क्या कि जितनी भी स्टेप दी हो वो स्टेप आपको अच्छे से पता होनी चाहिए पहले से, कि स्ट्रिंग इक्वेशन में कोई भी क्वेश्चन आया तो उसको स्टार्टिंग कैसे करना, कैसे बाउंड्री कंडीशन लगानी है, कैसे उसका सॉल्यूशंस निकालना है, और लास्ट में जो फोरियर सीरीज है उसका किस टाइप से सॉल्यूशन आएगा, वो आपका लगभग 2-3 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए। मेन चीज उसके बाद है कि जो फोरियर पढ़ा हुआ है, PD है नहीं पढ़ा हुआ? हाँ, PD में जैसे आता है EN cos n पाई x बाई एल प्लस FN sin n पाई x बाई एल और फिर sin n पाई CT बाई एल, इतना हो गया। अब ये याद इस तरीके से होना चाहिए। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि EN और FN निकालना, यहाँ तक इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब चीज तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ तक करके आओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे उतने। अब चीज आगे वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि EN निकालना, FN निकालना, और लास्ट में जो सॉल्यूशन आएगा ये करना। तो यहाँ तक आपको पहले से पता होना चाहिए, और ये जितने जल्दी होंगे कर दो स्टेप को उतना इजिली रहेगा। फिर इतनी स्टेप हो गई, उसके बाद EN और FN निकालो अच्छे से, और EN और FN सही निकल गए, 20 नंबर का क्वेश्चन है। मैं इस बार ऐसे ही किया था GS2 इसमें पेपर 2 में, कि मुझे पता था कि यहाँ तक मैं कर दूंगा नंबर नहीं मिलेंगे, तो EN FN में 1 पेज में 1-1.5 पेज में किया, उसके बाद जो जो EN और FN निकालना अच्छे से, उसको मैं अच्छे से निकाला। उसके बाद आएगा अपना न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस इजी टॉपिक है, इसमें गलती कहाँ पे होती है? एक तो जो लास्ट वाला पोर्शन दिया हुआ है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वाला, फ्लो चार्ट्स है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, और कुछ वो ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए होते हैं, एक वो चीज है। दूसरी चीज इसमें होती है कैलकुलेशन गलती, न्यूमेरिकल एनालिसिस में कैलकुलेटर का यूज करना हम नहीं जानते, तो उसके लिए सब क्या कर लो कि यूट्यूब पे काफी सारे ऐसे वीडियो अवेलेबल है जो पे कैलकुलेटर का कैसे अच्छे तरीके से उपयोग करना है न्यूमेरिकल एनालिसिस में, तो बहुत सारी चीज वहां से पता चल जाएंगी। अब जैसे न्यूटन रैप्सन मेथड है, वो पूरा कैलकुलेटर से हो सकता है, उसमें एक भी गलती नहीं होंगी, कैलकुलेटर से वो कैलकुलेशन कर लो। उसके अलावा जो स्टेप्स है वो स्टेप वहां पे पेपर में लिख दो। इधर से कोई पूछ रहा क्या? अच्छा, हेलो। सर। हाँ हाँ बोलिए। हाँ, नो डाउट्स। ओके ओके ओके। हाँ डाउट हो तो मैं अभी थोड़ी देर बाद अपना बेसिक बता देता हूँ, उसके बाद जो डाउट हो वो वहाँ पे एक बार पूछ लेना, तो उन डाउटों को क्लियर कर देंगे। फिर न्यूमेरिकल एनालिसिस चल रहा था, तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में जो बेसिक पोर्शन है वो इजिली हो जाएगा, जितने भी जो मेथड्स दिए हुए हैं
न्यूटन रेप्सन है, उससे पहले जितने भी सारे और मेथड है, रेगुलर फाल्सी है, वो एक एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन दबा दिया, फिर मल्टीप्लिकेशन की जगह आपने डिवीजन कर दिया, या फिर अच्छे से ब्रैकेट्स नहीं लगाया, तो वो कैलकुलेटर के जितने भी रूल्स है वो पहले से पता होने चाहिए कि कैलकुलेटर किस तरीके से वर्क करता है। क्योंकि ये सारी चीज पता रहेंगी तो ये जो है वो काफी इजी हो जाएगा। टेबल्स कैसे बनाते हैं, सिंप्लेक्स में जो सिम्पसन वन थर्ड रूल है उसमें टेबल्स कैसे बनेंगी, सिम्पसन 338 रूल्स है उसमें कैसे बनेंगी, उसके अलावा कौन सा कैलकुलेटर यूज करना है। तो मैं तो जो FX991ES होता है शायद एक, वो वाला यूज किया था। अब उससे भी शायद एडवांस एक दो कैलकुलेटर आ चुके हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि कौन सा आपको सूटेबल कैलकुलेटर यूज करना है। उसके अलावा फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स और मैकेनिक्स, तो फ्लूइड डायनेमिक्स के लिए तो MD रायसिंघानिया की बुक है, वो खरीदा था मैं। और उसके तो बेसिक बेसिक चीज दी हुई है, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका सॉल्यूशन 4-4 5-5 पेज का, तो वो मैं ऐसे ही छोड़ दिया। उसके अलावा मैं इन फ्लूइड डायनेमिक्स, मैकेनिक्स, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स, इनमें क्या किया था कि मैं 1990 से लेकर और अभी तक कितने यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो समय देखा, और उसमें जो जो चीज सिलेबस में है उन क्वेश्चनों को मैं अच्छे से कर लिया। क्योंकि इनमें जो क्वेश्चन ऑफ रिपीटेशन PYQ बहुत ज्यादा होता है। मतलब लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन पहले आ चुका है। लास्ट ईयर के 2-3 जो क्वेश्चन थे फ्लूइड के और जो मैकेनिक्स के, वो पहले क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो यहाँ पे इन फायदा होता है कि आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको अच्छे से करें इनमें। बाकी और सारे जो पेपर है उनमें आप 2008 के बाद के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो कर सकते हैं। तो ये लगभग हर पेपर का एक जो मोटा मोटा आइडिया वो हो गया। अब इसमें मैं ये चीज बता देता हूँ कि मैथमेटिक्स में कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये सब तो लगभग सबको ही पता रहता है। पहली चीज है कि आप जब पढ़ रहे हो तो प्रैक्टिस अच्छे से करो। ये मत सोचो कि यार ये क्वेश्चन मुझे आता है, ये फिर मैंने ये पहले से कर लिया। तो प्रैक्टिस करो अच्छे से। जितने आप जो रफ पेज है वो जितने पेज भरोगे, जितने पेन चलाओगे, जितने पेन की रिफिल्स खत्म करोगे, उतना ही मैथमेटिक्स में एक्यूरेसी आएगी। और मैथमेटिक्स में करेक्ट अटेम्प्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टेप्स के मार्क इतने नहीं मिलते यहाँ पे, क्योंकि उससे पहले वाले अटेम्प्ट में भी मैं 250 का अटेम्प्ट करके आ रहा था। वो सही है गलत है वो ही यहाँ पे मैटर नहीं करता, यहाँ पे आपका करेक्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। इस बार मेरा पेपर 2 में अराउंड 200 या फिर 210 के लगभग इतना करेक्ट अटेम्प्ट होगा, जो करेक्ट मतलब जो बिल्कुल सही है। तो उसमें फिर मेरे मार्क्स कितने मिले, 174 के लगभग इतने मार्क्स आ गए, जो कि दूसरे ऑप्शन में शायद इतने मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो पहला ये हो गया कि प्रैक्टिस करो। दूसरे प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छे से करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में सिविल सर्विस के क्वेश्चन पेपर या फिर फॉरेस्ट के क्वेश्चन पेपर। तो फॉरेस्ट में क्या काफी जो सिलेबस है वो सिविल सर्विस से अलग है, तो जो अपने सिलेबस से अलग है उन क्वेश्चनों को हम छोड़ सकते हैं, और जो सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया हुआ है उन क्वेश्चनों को हमें करना चाहिए। थर्ड चीज हो गई कि आप जो एक इस टाइप का पीयर ग्रुप हो, जैसे आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो मैं ऐसे करता था कि जब भी किसी कोचिंग के लिए मैं जा रहा हूँ और टीचर जैसे आधा घंटे लेट या फिर 1 घंटे लेट आ रहा है या फिर किसी कारण से नहीं आया, तो अपने खुद के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो वो एक दूसरे से डिस्कस कर लो। तो ये चीज होनी चाहिए फिर, मतलब टाइम का यूटिलाइजेशन कैसे करना है। मैथमेटिक्स में आप 2-3 लोग अच्छे से मिलके एक जो पीयर ग्रुप है उससे कर सकते हो। उसमें ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कि 10 लोग एक साथ हो गए, तो 10 लोगों में फिर जो काम की बात कम होंगी और जो बाहर की बात है वो ज्यादा होंगी। तो ये चीज कर सकते हो कि एक अच्छा पीयर ग्रुप हो, तो उसमें क्या कि हमारे छोटे छोटे काफी डाउट्स रहते हैं, वो डाउट्स क्लियर कहाँ से होंगे, या तो हम टीचर से करेंगे या फिर हम पीयर ग्रुप से करेंगे। तो सारे डाउट्स हम टीचर से पूछ भी नहीं सकते, तो जो छोटे छोटे जो बेसिक्स डाउट है कि ये कैसा है, इंटीग्रेशन कैसे, काफी बार हम इंटीग्रेशन में अटक जाते हैं। जो बेसिक इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, या फिर जो दूसरी बेसिक चीज है उसमें ये हम अटक जाते हैं। और फोर्थ चीज हो गई कि आप जैसे सिलेबस एक बार खत्म हो गया तो जो आपका जो टेस्ट पेपर है, चाहे मॉक टेस्ट हो, तो मैं तो 2 बार टेस्ट से ज्वाइन किया था, उसके बाद मैं टेस्ट से ज्वाइन करना ही बंद कर दिया कि मार्केट से लेके आओ पेपर, उनको रूम पे बना के सॉल्व करो। क्योंकि मैथमेटिक्स में तुम या तो मैथ कॉपी चेक कर लो खुद की, या फिर मेरी आप कर लो। मैथमेटिक्स में तो जो सही है वो आप सही करोगे, और जो मैं खुद से कर लूंगा तो मैं भी उसको सही करूंगा। तो मैं यही करता था कि पेपर लिखा, पेपर लिख के मैंने देख लिया कि मेरे कितने सही हुए कितने गलत हुए। तो ये लगभग जो बेसिक चीज हो गई मैथमेटिक्स की। इसके साथ ही जैसे मैथमेटिक्स वालों के साथ दिक्कत ये भी रहती है कि उनको जो जीएस है वो कंप्रोमाइज होने लगता है, कि हमको ऐसा लगता है कि शायद जीएस हमारा कंप्रोमाइज हो रहा है। तो मेरा भी पहले जो 2 अटेम्प्ट थे उसमें मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था। मैथमेटिक्स में पढ़ काफी रहा था लेकिन उतने नंबर नहीं आ रहे थे, और फिर मैथमेटिक्स ज्यादा पढ़ रहा था, इस वजह से जीएस में भी उतने मार्क्स नहीं आ रहे थे।
उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैथमेटिक्स और जीएस है दोनों के बीच बैलेंस होना चाहिए। कि आप मैथमेटिक्स भी पढ़ रहे हो, एक बार आपने सिलेबस खत्म कर दिया पूरा मैथमेटिक्स का, उसके बाद आप जो जीएस भी पढ़ते रहिए और मैथमेटिक्स भी पढ़ते रहिए। तो स्टार्टिंग में आप 60% मैथ को टाइम दे सकते हो, 40% जीएस को कर सकते हो, या फिर 70-30 कर सकते हो, और उसके बाद में आप 50-50 भी कर सकते हो। ये अप टू यू है कि किस तरीके से आपको जो टाइम है तो मैथमेटिक्स और जीएस में डिवोट करना है। और बस ये इसमें ये होना चाहिए कि आपके बीच में बैलेंस होना चाहिए। अब यहाँ पे एक स्ट्रेटजी कैसी हो सकती है कि आपने मैथमेटिक्स अच्छे से कर लिया, एथिक्स भी अच्छे से कर लिया, और आपका ऐसे अच्छे से हो गया। बाकी जीएस 1 2 3 4 है, उसमें आपने जो यूपीएससी ने सिलेबस दिया हुआ है उस सिलेबस को अच्छे से पढ़ो। क्योंकि सिलेबस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऐसी चीज है कि जो कीट चीज है, तो यूपीएससी ने खुद ने दी हुई है। यूपीएससी ने सिलेबस खुद ने दिया हुआ, चाहे वो ऑप्शनल का हो या फिर जीएस का हो, एथिक्स का हो, उन्होंने खुद दिया है वो सिलेबस। तो सिलेबस के बाहर क्यों ही पूछेंगे। तो सिलेबस में दिया हुआ कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, एसिम्पटोट, जनरेटिंग लाइंस, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे वो। अब ये हमारी गलती है कि हमें इनको पढ़ के नहीं जा रहे। तो बाहर की इतनी चीज पढ़ लेंगे हम, मान लो कि कैलकुलेशन में हमने सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन हमने सोचा कि यार एसिम्पटोट तक छोटा सा टर्म है, शायद इसके ऊपर क्या ही क्वेश्चन पूछेगा, तो वो क्वेश्चन उसके ऊपर पूछ लेगा क्योंकि सिलेबस में उसने लिखा हुआ टर्म। तो ये चीजों को इग्नोर मत कीजिए कि जितना सिलेबस में जो टर्म लिखी हुई है उसके बारे में बेसिक तो हमको पता ही होना चाहिए। हो सकता है कि उसके बारे में ये एग्जाम, ये भी चीज है कि इस एग्जाम में हमको ज्ञान नहीं लेना, नॉलेज लेने के लिए नहीं आए हम, हमको एग्जाम क्वालिफाई करना है। और एग्जाम किस तरीके से क्वालिफाई करना है, तो उसमें जो यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और इसके अलावा जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही हमको पढ़ना है। और बाकी आपके क्या क्या डाउट्स है वो आप पूछ लीजिए एक बार, कि मैथमेटिक्स में कोई भी डाउट हो मैथमेटिक्स के, जीएस के। नहीं, मैंने तो मॉडर्न के लिए कोई भी बुक खरीदी नहीं थी। बाकी कुछ लोगों ने बोला था शायद खन्ना एंड भावरी टाइप की कुछ बुक आती है मॉडर्न के लिए, या किसी और चीज के लिए आती है? मॉडर्न के लिए आती है कि? हाँ, मुझे पता भी नहीं है बुक कौन सी आती है, क्यों मैं बुक बता दिया था, मैं 4 बुक खरीदा था मॉडर्न के। जो मेरे पास जो नोट्स थे वो नोट्स तो को मैं काफी बार पढ़ लिया था, तो वहां से मेरी काफी सारे जो कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो गए थे कि ग्रुप का क्वेश्चन कैसा होगा। उसके अलावा फिर आप कहाँ क्या करोगे कि आप जो टेस्ट पेपर दोगे, तो 4-5 साल प्रीवियस ईयर टेस्ट खरीद लो फिर आप, अलग अलग किसी कोचिंग्स के, या फिर मार्केट में मिल जाते हैं काफी सारे, कि 3-4 साल पुराने खरीद लो। या फिर आजकल तो जो इंटरनेट पे भी ये सारे पेपर मिल जाते हैं, शायद एक गूगल ड्राइव आपके पास, हाँ, तो वहां पे लगभग सारे है, तो वहां से ये सारी चीज आप अच्छे से डाउनलोड कर सकते हो। तो उनके जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको आप और वैल्यू एडिशन कर लीजिए, और जो नोट्स है वहां से पढ़ लीजिए। अगर तुमको लगता है कि जो नोट्स है वो सफिशिएंट नहीं है तो फिर आप पढ़ सकते हो, बाकी मैं तो पढ़ा नहीं था। नहीं, स्टार्टिंग में ऐसा था कि मॉडर्न में पढ़ के नहीं जाता था इतना अच्छे से, ग्रुप तक पढ़ा, ग्रुप के आगे जो रिंग भी पढ़ लिया, आइडियल्स भी पढ़ लिया, एक बार मैं रिंग्स तक पढ़ा था, आगे वाला पोर्शन छोड़ दिया था। तो उसमें फिर मुझे पेनल्टी काफी लग रही थी, क्यों यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया मॉडर्न का, अब एक क्वेश्चन आपको कंपलसरी है करना, उसमें 3 क्वेश्चन रहेंगे, मॉडर्न का एक क्वेश्चन उसमें रहेगा ही रहेगा। तो वहां पे जो मॉडर्न का क्वेश्चन आता है वो इजी क्वेश्चन आता है, जैसे इस बार मॉडर्न क्वेश्चन आया वो इजी आया है। उससे पहले जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था वो भी इजी क्वेश्चन पूछा था, जैसे लास्ट ईयर शायद आइसोमॉर्फिज्म के ऊपर क्वेश्चन था, इस बार भी आइसोमॉर्फिज्म की जो एक थ्योरम्स होती है उसके ऊपर क्वेश्चन था। तो मॉडर्न के क्वेश्चन जो इजी रहते हैं, तो मेरा तो यही था कि जो इजी वाले पोर्शन है उसको कर लो, और बाकी जो बड़े जो टाइप के थ्योरम्स दी हुई है, जैसे 1-2 थ्योरम्स इसमें ऐसी है जिनका 5-5 6-6 पेज का सॉल्यूशन है, तो उनको मैं छोड़ दिया था। तो इस बार तो मैं 10 मार्क्स का भी और 15 मार्क्स का दोनों का अटेम्प्ट कर पाया था। नहीं नहीं, पहले पहले छोड़ दिया था, फर्स्ट 2 अटेम्प्ट में, तभी मेरे मार्क्स कम आए थे। कौन सी? होमोमॉर्फिज्म में तो जो बेसिक चीज है वो बेसिक चीज कर लो, बाकी जो ऐसा, हाँ, तो वो थ्योरम का ही तो इस बार वो पूछा था, डेरिवेशन था। हाँ, तो वो डेरिवेशन इजी है। हाँ 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 हाँ। तो उसमें उसकी फिक्स स्टेप दी हुई है कि उसको शायद ऐसा था कि एक ग्रुप से ये होमोमॉर्फ, इस तरीके से ये होमोमॉर्फिज्म होगा, और उसके बाद शायद इससे भी ऐसे करके कुछ पूछा हुआ था। मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है,
लेकिन वो कैली शायद इसको बोलते हैं। हाँ, तो इसका जो एक तरीका दिया हुआ कि पहले इसको होमोमॉर्फिज्म प्रूव करो, फिर वन वन करो, फिर वन वन ऑन टू करो। हाँ, तो वो सारी चीज स्टेप पहले से पता होने चाहिए। इतना तो इस एग्जाम को पास करने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा, और वो इतना कुछ लेंदी भी नहीं है, क्योंकि उसका सिस्टमेटिक तरीके से चीज दी हुई है वो। जहां हमको एक सिस्टम पता चल जाता है नहीं कि स्टार्टिंग में ऐसा होगा, जैसे किसी चीज को आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए क्या करना करेंगे हम, पहले उसको होमोमॉर्फिज्म प्रूव करेंगे, फिर उसको वन वन करेंगे, फिर वन वन ऑन टू करेंगे। तो ये सारी चीज स्टेप पहले से पता है, तो वो फिर करना कैसे है, वो फिर उसके लिए हमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अलग अलग जो क्वेश्चन है उन सबको करना पड़ेगा। और जब 4-5 बार एक चीज को हम देख लेते हैं नहीं, तो वो चीज अपने आप फिर होने लगती है। हाँ, आइडियल कर लो, आइडियल के बाद फिर नहीं, क्वेश्चन का तो ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन तो पूछ ही सकते हैं, लेकिन बेसिक बेसिक नहीं, बेसिक बेसिक पढ़ सकते हो उसका। अब जैसे फैक्टराइजेशन में कौन से फैक्टराइजेशन की पूछ रहे हो? नहीं नहीं, फैक्टर यूक्लिडियन डोमेन है, और कौन कौन से, मैं तो उनका नाम ही भूल गया यार अभी। अच्छा, हाँ, यूक्लिडियन डोमेन है, उसके बाद जो एक वेरिएबल्स आते हैं। तो ये सब चीज ऐसी है कि बेसिक पता होना चाहिए, ज्यादा डीप में मत जाओ। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि हमको जो नॉलेज लेने के लिए एग्जाम को पढ़ना नहीं है, हमको एग्जाम क्वालिफाई करनी है। तो एग्जाम के जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, जैसे एक बार यूनिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया था, उसी में आता है कि यूनिटी है, वेरिएंस है, वेरिएबल्स है। तो ये सारी चीज ऐसे है कि इजी इजी चीज है ये, इनका जो सोल्यूशन है वो एक एक पेज का है, वो समझ में आ जाता है कि कैसे कैसे सोल्यूशन होगा। ये 3-4 बार उस चीज को हम कर लेंगे नहीं, तो अपने आप समझ में आने लगेगा। हाँ हाँ हाँ, ये अच्छा चीज है। स्टार्टिंग में जैसे इस बार तो मैंने क्या था कि मेरा रिजल्ट हो गया, तो रिजल्ट होने के बाद प्री दिया, तो प्री के बाद घर भी चला गया था इधर उधर दोस्तों के साथ, तो इस टैब को हटा देते हैं। उससे पहले मैं क्या करता था, जैसे प्रीलिम्स हुआ, प्रीलिम्स के बाद आप 20-25 दिन मैथमेटिक्स को ही दे दो, क्योंकि उससे पहले आप जीएस बहुत सारा पढ़े हुए हैं, और जीएस में एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो माइंड एक तरीके से रिफ्रेशमेंट भी हो जाता है, और मैथमेटिक्स का पूरा रिवीजन भी हो जाता है। तो 20-25 दिन आप मैथमेटिक्स को दो, तब तक रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आ गया, रिजल्ट में आप क्वालिफाई हो गए, तो 20-25 दिन में आपका मैथमेटिक्स से लगभग 80% खत्म हो जाएगा 20-25 दिन में। अब मैथ आपका खत्म हो गया, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, मैथ की ज्वाइन कर लो, और जीएस की भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। बस करनी है तो बाकी मार्केट से लाके भी दे सकते हो। जैसे मैं 2 अटेम्प्ट में टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके बाद मैं टेस्ट सीरीज एक बार भी कहीं ज्वाइन नहीं किया, मार्केट से लाओ, रूम पे लाके दे लिए, उसके बाद मेरा दोनों बार सिलेक्शन हुआ। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो तो यही है कि वो खुद के ऊपर है कि हम किस तरीके से, क्यों मुझे पता चल गया बाद में कि करना क्या है, और कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, कहाँ मुझे इंप्रूवमेंट करना है। तो वो कैसे भी कर लो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, और उसके बाद करो क्या कि टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपने सेक्शन 1 पढ़ लिया, और डेली सेक्शन 1 के जो पेपर 1 है उसके सेक्शन 1 वो करो। सेक्शन 1 के जितने भी आपके पास पेपर्स है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जितने भी आपके पास टेस्ट सीरीज है, वो सब टेस्ट सीरीज लगा दो सेक्शन 1 का। ऐसे ही सेक्शन 2 का कर दो, ऐसे ही जो पेपर 2 में सेक्शन 1 सेक्शन 2, तो उसमें आप कैसे भी तरीके से डिवाइड कर सकते हो कि एक दिन आपने सेक्शन 1 किया, दूसरे दिन आपने सेक्शन 2 किया। तो आपका क्या रहेगा कि रिवीजन भी इसके साथ चलता रहेगा, और जो आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। हम अपने 25 दिन तक जो इसका बेसिक बेसिक चीज थी मैथमेटिक्स की, वो खत्म हो गई थी। उसके अलावा आपका जो वैल्यू एडिशन चीज थी, उन्हीं को आप धीरे धीरे पढ़ रहे हो, प्रैक्टिस आपकी हो ही रही है। तो दिन में आपको मैथमेटिक्स के लिए टाइम कितना दोगे? 3 घंटे मैक्सिमम, इतना ही दोगे आप उस टाइम पे, 3 या फिर 3.5 घंटे। वो कैसे दोगे? क्योंकि जैसे पेपर 1 का सेक्शन 1 में 4 क्वेश्चन है, तो 4 क्वेश्चनों को कंप्लीट करने में आपको मान लो 2 घंटे लग गए, इनका सॉल्यूशन देखने में लगभग 30 मिनट लगेंगे। इसमें ये भी फायदा है कि जीएस में आपको सॉल्यूशन पढ़ना पड़ता है, उसमें पढ़ने में ज्यादा टाइम लगता है। मैथमेटिक्स में तो एक बार सही हो गया तो देख लिया कहाँ से सही हो गया, सॉल्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर गलत हुआ तो देख लो कहाँ पे गलती हुई है, कहाँ मिस्टेक्स हुई है। तो आपने 2 घंटे में डेली 4 क्वेश्चन किए, और डेली करो ये, फिर ये लगभग आप 1 महीने तक करोगे। और डेली नहीं होंगे तो एक दिन छोड़ के एक दिन भी कर सकते हो। अगर वीक में से हम 3-4 बार ये प्रैक्टिस करते हैं, और एग्जाम से 1-1.5 महीने तक हम करते हैं, जैसे 20-25 दिन, उसके बाद लगभग 2 महीने और बचेंगे। 2 महीने में से अगर हम 1.5 महीने भी प्रैक्टिस करेंगे, तो हमारे लगभग 30-40 पेपर हो जाएंगे इससे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पेपर भी इसके साथ हो जाएंगे। तो ये अच्छे से करना, ये प्रैक्टिस भी हो गई। उसके बाद जितना भी आपके पास टाइम मिल रहा है, उसमें आप जीएस है, एथिक्स है, ऐसे है, उन सब का प्रैक्टिस कर सकते हो।
तो ऐसे करा। उसके बाद जो 5 दिन का टाइम मिलता है, 5 दिन में एक बार मैं किया कि सारे जो हाँ, उनके आंसर भी देते हैं नहीं वो टेस्ट सीरीज़ों के। टेस्ट सीरीज़ों का आंसर भी तो देते हैं वो। भाई टेस्ट सीरीज़ पे हाँ, वो आप टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर लो फिर कहीं पे। मैं ये बोल नहीं रहा कि मत करो। हाँ, खुद से? हाँ, वो चीज़ मैं बताता हूँ आपको। जैसे मैथ में जब मैं कोचिंग के लिए जाता था, तो मेरी वहाँ पे मेरे 3 दोस्त बने थे पूरे उसमें। क्योंकि मुझे पता था कि ज़्यादा यहाँ जो यारी दोस्ती करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी पढ़ने के लिए हम यहाँ पे आए, तो मैं डेली एक-एक क्वेश्चन लिख के लाते थे हम। जैसे आप भी एक क्वेश्चन लिख के ले आओ, आपके पड़ोस वाला भी एक क्वेश्चन लिख के ले आएगा, तो आपने इसको चेक करवा लिया कि यार ये क्वेश्चन देखना कैसे लिखा हुआ है। इसने आपका क्वेश्चन देख लिया। तो उससे क्या है, एक तो वो बाउंडेशन हो गई कि लिख के डेली लाना है। तो अगर लिख के लेके नहीं आएँगे तो एक-दूसरे के ऊपर कि यार आज लिख के नहीं लेके आए, तो उस वो बुरा भी लगता था फिर। दोनों डेली लिख के ला रहे, ये अगर डेली लिख के लाएगा फिर तुम भी डेली लिख के लेके आओगे। तो क्योंकि तुम्हारे ऊपर एक मोरल प्रेशर रहेगा कि ये डेली लिख के ला रहा, मैं डेली लिख के नहीं ला रहा। तो इस तरीके से मैं करता था। पहले पीयर ग्रुप में आप चेक करवाओगे, तो उस टाइम के अगर मैं आंसर भी पढ़ूँगा नहीं तो मुझे ऐसा लगेगा कि पता नहीं मैंने क्या कचरा लिखा हुआ है। लेकिन वो लिखना ज़रूरी है वो कचरा। कचरे स जैसे कचरा में से आप जब धीरे-धीरे उसको पढ़ते जाओगे, अभी आपको एक क्वेश्चन लिखने में 20-25 मिनट लगेंगी। पहला क्वेश्चन लिखा था तो मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि इंट्रोडक्शन में लिखूँ क्या? कंक्लूजन में कैसे लिखूँगा मैं? कैसे डेटा ऐड करूँगा? कैसे इसके अंदर जो बॉडी में अपने पॉइंटर 5 पॉइंटर लिखूँगा, 5 प्रो में, 5 कॉन्स में, जो भी है। लेकिन उसके बाद मुझे अगर आज आज कोई भी जैसे मान लो कि कोई भी क्वेश्चन देगा, तो उसमें देख के मैं समझ जाऊँगा कि सिलेबस का क्वेश्चन है, ऐसे इंट्रोडक्शन होगा, ऐसे कंक्लूजन होगा और इस तरीके से इसमें वैल्यू एडिशन मैं कर सकता हूँ। तो स्टार्टिंग यहाँ से करिए। उसके बाद 1 क्वेश्चन लिखा, फिर 2 क्वेश्चन लिखे, उसके बाद आपने 3-3, 4-4 क्वेश्चन लिखे। तो वो धीरे-धीरे आपकी बढ़ती जाएगी। आप स्टार्टिंग में ही पहली बार जाके टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन पेपर लिखोगे, वहाँ पे 20 क्वेश्चन आते हैं, 3 घंटे में आप खत्म ही नहीं कर पाओगे। उसके अलावा फिर वहाँ जाके आप एक पेपर के लिए लगभग 1000 डेढ़ हज़ार रुपए लेते हैं। तो वो भी आपको ऐसा लगेगा कि यार पैसे वेस्टेज जा रहे हैं, मेरे क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट नहीं हो रहे, वो आपकी क्वालिटी नहीं आ रही। तभी आपकी फोकस क्वालिटी के ऊपर होना चाहिए। क्वालिटी, कंटेंट और प्रेजेंटेशन। अभी आप टाइम मत देखो कि टाइम कितना लग रहा है। क्वालिटी, कंटेंट और प्रेजेंटेशन अगर अच्छे से होगा, तो उसके बाद जो टाइम है और स्पीड है, वो अपने आप आती चली जाएगी। अगर अभी आप सोचोगे कि मुझे 10 मिनट में आंसर लिखना है, 7 मिनट में आंसर लिखना है, तो आपकी जो मेन चीज़ जो क्वालिटी, कंटेंट और प्रेजेंटेशन है, वो अपने आप कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। इसलिए टाइम बाउंडेशन अभी मत रखो। अभी आप एक आंसर अगर 30 मिनट में भी लिखोगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन में तुमने 30 मिनट में लिखा, अगले दिन तुम 25 मिनट में लिख दोगे और 1 महीने तक ये करते रहोगे तो 15 मिनट में ये मेरी गारंटी है कि आप आराम से 15 मिनट में आंसर लिख लोगे। और जब एग्ज़ाम में आप 3 घंटे पेपर दोगे, तो उसके बाद जो 12 मिनट में या 7 मिनट में 10 मिनट में या 7 मिनट में जो भी आंसर करना होता है, उस टाइम में आप आराम से कंप्लीट कर पाओगे। तो ये हो गया। उसके बाद 5 दिन का पूछ रहे थे कि 5 दिन में क्या करना है? तो 5 दिन में इस बार तो मैं ये किया था कि जितना भी क्वेश्चन थे, जहाँ भी क्वेश्चन में मुझे डाउट थे, उन सारे क्वेश्चनों को मैं एक बार देख लिया था। और कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व भी कर लिया था। जैसे ये अपना एक-एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर लिया था। जैसे एलपीपी का था तो मैं सिम्प्लेक्स मेथड का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। एक ट्रांसपोर्टेशन कर लिया, एक असाइनमेंट कर लिया। ऐसे ही जितने भी अपनी जो थ्योरम्स दिए हुए हैं, गॉस का एक कर लिया, ग्रीन्स का कर लिया, डाइवर्जेंस का एक कर लिया। जहाँ-जहाँ से भी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है, वहाँ-वहाँ से मैं एक-एक क्वेश्चन लगभग करके देख लिया था। और इसमें एक चीज़ और मैंने किया था इस बार कि जहाँ-जहाँ आप टेस्ट देते हो और टेस्ट सीरीज में आपके क्वेश्चन गलत होते हैं, तो वहाँ उन क्वेश्चनों को मैं नोट कर लिया था, या तो उनका स्क्रीनशॉट ले लो फ़ोन में या फिर उनका फ़ोटो खींच के रख लो या फिर किसी एक कॉपी में आप नोट डाउन कर सकते हो उन सारे क्वेश्चनों को। तो ये सारे वो क्वेश्चन होते हैं कि जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन हमारे सही हो गए, वो तो हमको आते ही है। जो हमारे गलत हुए, उनको हमको सही करना है। तो अगर उनमें से 2-3 भी क्वेश्चन पूछे लिए, जो आपके पहले गलत हुए थे, फिर आपको आ नहीं रहे थे, तो उसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो मैं ऐसे एक स्क्रीनशॉट ले लिया था काफ़ी अपने फ़ोन में। क्यों मैं उनका जो सॉल्यूशन था अपने फ़ोन में या फिर लैपटॉप में पढ़ता था, तो वहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट ले लिया। उसके अलावा जो क्वेश्चन मेरे पास ऐसे हैंड रिटन नोट्स और वो सब थे, वहाँ से भी मैं अच्छे-अच्छे क्वेश्चन बना लिया था। और एक चीज़ में जैसे नोट्स मेकिंग कैसे करते हैं, वो भी मैं बता देता हूँ कि मैंने कैसे किया था। जैसे मान लो कि आपके पास लीनियर अलजेब्रा का पूरा नोट्स होगा या फिर बुक होगी, तो लीनियर अलजेब्रा तो बहुत बड़ा है। अब आप पूरा तो नोट्स पढ़ नहीं पाओगे। तो इसके क्या करो कि जितने-जितने कॉन्सेप्ट हैं, उतने सारे कॉन्सेप्ट लिखो। जैसे बेसिस हाँ, ये हो गया बेसिस एंड डायमेंशन। बेसिस एंड डायमेंशन का आपने बेसिक चीज़ लिख लिया। अब इसमें से ये चीज़ देख लो कि इसमें जो थ्योरम्स है
कि ये स्टेप से बेसिस होगा, स्टेप से डायमेंशन होगा, वो क्वेश्चन पूछते भी नहीं है। और इसमें जो रैंक नलिटी वाली चीज आएंगी वो चीज वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इसमें कितने तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, उन सबके एक एग्जाम्पल लिख लो। जितने भी तरीके के इसमें क्वेश्चन है, अब एक क्वेश्चन को रिपीट मत करो कि इस क्वेश्चन की अप्रोच अलग है, दूसरे के क्वेश्चन की अप्रोच अलग है, इस क्वेश्चन की अप्रोच अलग है। तो उन सबके आपने एग्जाम्पल्स लिख लिए और उसमें शॉर्ट में उसकी ट्रिक लिख ली, करना कैसे है इसको। काफी बार ऐसा होगा नहीं, हम भूल ही जाएंगे इसको करना कैसे था, और उसका आंसर भी साइड में लिख लिया। अब अगली बार जब आप पढ़ोगे तो इन्हीं क्वेश्चनों का बार बार करोगे, तो आपको आंसर भी पता है, और अगर आप इसको भूल गए तो आपको नीचे ट्रिक भी लिख रखी है। और काफी बार ऐसा होगा नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा क्वेश्चन करना कैसे है, और क्वेश्चन क्वेश्चन लिख लिया, उसमें कुछ ऐसी चीज हुई, ट्रिक की चीज जो आपको पता ही नहीं है, तो उसको फिर आप अच्छे से कर नहीं पाओगे। तो आपने इसकी ट्रिक भी लिख ली, या फिर यहाँ पे ट्रिक मत बोलो, इसको हिंट बोल दो। हाँ हाँ, तो वो चीज पूछते कहाँ है? नहीं मतलब उसमें से कुछ चीज पूछते हैं। हाँ, वेक्टर स्पेस पढ़ना तो सारी चीज है, मतलब ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि बेसिस और डायमेंशन पढ़ना है। इससे पहले जो वेक्टर स्पेस है वो भी पढ़ना है, लेकिन उसकी जो थ्योरम्स है, थ्योरम्स पता होने चाहिए, लेकिन थ्योरम का प्रूफ कैसे किया हुआ है, कुछ कुछ इसमें रैंक प्लस नलिटी वाला है, तो वो वाली चीज पढ़नी है। उसके अलावा एक दो क्यों, वो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर तुम देखोगे नहीं, तो अपने आप पता लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हैं और कौन सी थ्योरम्स छोड़नी है। हाँ हाँ, ये तो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर तो पूछती है क्वेश्चन, जॉर्डन पूछते हैं। ये सब तो सिलेबस में है नहीं, ये तो सारी चीज पढ़नी है। जो चीज सिलेबस में है वो तो पढ़ना ही है। उसमें से ये देखना है कि थ्योरम्स हमको, थ्योरम्स भी सारी पढ़नी है, क्योंकि थ्योरम्स का यूज होता है नहीं बीच बीच में। जैसे मान लो कि उसमें अगर एक कोई जीरो वेक्टर आ गया तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, लीनियर डिपेंडेंट होंगे। तो इस तरीके से एक कोई वेक्टर है, उसको हम दो वेक्टरों के एडिशन के रूप में लिख सकते हैं, तो वो भी हमारा लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। तो ऐसी थ्योरम्स पता होनी चाहिए। लेकिन इन थ्योरम्स के जो जनरली प्रूफ है वो नहीं पूछते। वो प्रूफ कहाँ से पूछते हैं? सिमिलरिटी ऑफ मैट्रिक्स है, वहां से पूछते हैं कि मैट्रिक्स इज सिमिलर टू मैट्रिक्स बी, इस टाइप से जो क्वेश्चन बनते हैं वो सब पूछते हैं। तो ये ऐसे हिंट लिख लो, इस टाइप से नोट्स बना लो कि आपने क्वेश्चन लिखा, उसकी आपने हिंट भी लिख ली कि इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व होगा ये। तो जितने आपके पास सारे टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर सारे टाइप के क्वेश्चन हो गए। अब आपको जो मेन नोट्स है वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके जो जैसे ही आप टेस्ट पेपर लिखने जा रहे हो, तो आपने अपने जो बेसिक नोट्स है वो देख लिए, और वो लगभग एक पेपर के एक सेक्शन के लिखे हुए हैं, तो 1 घंटा उसमें मैक्सिमम लगेगा, 1 घंटा 2 घंटा। तो उसमें आप देख पाओगे, वहां पे आपके फॉर्मूले भी लिखे हुए हैं, सारी अप्रोच भी लिखी हुई है, सारे कॉन्सेप्ट भी लिखे हुए हैं, और आपने एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो इसका फायदा काफी होगा, क्योंकि हर बार जो मेन नोट्स है, मेन नोट्स एक एक सब्जेक्ट एक जो पेपर है उसकी लगभग 100-150 पेज के हो जाते हैं, उनको आप बार बार पढ़ भी नहीं पाओगे। तो इस तरीके से मैंने कर लिए थे। और ये जो मेरे नोट्स है, इनको मैं अपने जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर मैं अपलोड कर दूंगा, जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो। हम्म। नहीं तो उसमें जो इजी वाले क्वेश्चन भी तो आते हैं, उसकी फिक्स प्रोसेस है कि बाद में वो कुछ वैल्यू पुट करने के बाद वो जीरो आता है। हाँ, तो वहां तक वो कर लो। उसके अलावा जो लेंदी वाला पोर्शन है उसके बाद, तो काफी सारे क्वेश्चन में कैलकुलेशन में। हाँ 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 हाँ, नहीं तो उसके बाद सारे लेंदी नहीं है उनमें। कुछ कुछ जो क्वेश्चन है वो इजी है, उनकी स्टेप है जो फिक्स है कि इसी तरीके से वो क्वेश्चन होगा। हाँ हाँ, वो रट लो और क्या भाई, इसमें क्या ही सॉल्यूशन है। हाँ तो सही है, याद ही करना है इसमें। मतलब अपन ऐसे बोलते हैं नहीं कि मैथमेटिक्स में याद नहीं करना, ये पेपर और जो आईआईटी का एग्जाम है वो दोनों काफी ज्यादा डिफरेंट है। इधर हमको स्टेप्स पता होनी चाहिए कि ये स्टेप होगी, इसके बाद ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा। या तो उसको तुम रटना मान लो, या फिर उसको समझना मान लो। क्या? हाँ, उसको इसमें फ्लूइड डायनेमिक्स में, किस चीज में? हाँ 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 हाँ, पेंडुलम वाला कौन सा क्वेश्चन था? नहीं वो तो उससे करोगे नहीं उसको, मैकेनिक्स के साथ क्वेश्चन होगा वो, मैकेनिक्स का। हाँ, तो मैकेनिक्स का जो मोशन इन 2 डायमेंशन, उसमें वो क्वेश्चन दिया हुआ, वो काफी इजी क्वेश्चन होता था फिर वो। या तो उसको लांग्रांज से कर लिए, किस काफी काफी क्वेश्चन लांग्रांज हैमिल्टन से किया था। और अगर उसको मोशन इन 2D में करोगे तुम, ये मोशन इन ट्रांसलेशन, मोशन इन रोटेशन, तो वहां से वो इजी क्वेश्चन हो जाता है। वो दिया हुआ बुक का क्वेश्चन है वो तो। वो तो उसका
क्यों ऐसे क्वेश्चन ऐसे है कि और ये बड़ी सॉल्यूशन नहीं पूछेंगे इन पेपरों में। फ्लूइड है, मैकेनिक्स है, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स है, इन्हीं के जो क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन कभी भी 2-3 पेज से ज्यादा का नहीं होगा, 3 पेज का। और जैसे फ्लूइड में ये क्या कर रहे हैं कि 2-3 साल से या तो वोर्टेक्स पूछ लेते हैं या सोर्स और सिंक पूछते हैं, फिक्स है क्वेश्चन। पिछली बार सिंक का पूछा था, उससे पहले भी उन्होंने सिंक का, सोर्स सिंक का पूछा था, इस बार शायद वोर्टेक्स का क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया। तो ये क्वेश्चन है उनके फिक्स है लगभग, तो उनको अगर आप 5-6 बार पढ़ लोगे नहीं तो अपने आप वो पता लगने लग जाएगा, और उसका कोई ऐसा सॉल्यूशन है नहीं है। या तो सर आपको समझा देंगे उनको किस तरीके से करना है, लेकिन समझने के बाद भी कितने दिन तक याद रहेगा। स्टेप्स पता होने चाहिए, तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि मैथमेटिक्स ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि क्वेश्चन आपने देखा हुआ है तो सॉल्व हो जाएगा वहां। अगर नया क्वेश्चन है तो उसकी बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि सॉल्व हो। Sir, हाँ हाँ, hi sir. हाय। Sir, so we have completed so far OD and PD. This is in 2025. We are going to give our first attempt. या By November, December, we will complete one time total syllabus. Okay. Sir, in your first attempt, you said you have got 230, and in second attempt, you have got 236. You have said no, sir. या Sir, you have that 1 year gap, and you have increased 6 marks. What backfired you in that time period, and you have practiced it much more than first attempt. ओके। In that time, is it because of silly mistakes, or you have said you have didn't cover some topics? ओके। Means what went through those through that time, sir, for you to only increase 6 marks only? Because your first time you have got so much wisdom and experience which you have collected for the past 4 attempts. ओके। I want to know about the first 2 attempts you have given, sir. Only have got increased 6 marks only. No, that's why I want to know. Is it because of silly mistakes, or what this? हाँ हाँ, I had make some mistakes in my first 2 attempt. First नोट कंप्लीट सिलेबस, क्योंकि जो मेरा पहला अटेम्प्ट था उसमें जो सिलेबस था वो मेरा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। और सेकंड मिस्टेक ये थी कि सिली मिस्टेक्स मेरी काफी ज्यादा हो रही थी, क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर जो एक्यूरेसी है और जो सिली मिस्टेक्स है उनके ऊपर जो वर्क करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सेकंड चीज आप जो पूछ रहे थे कि फर्स्ट 2 अटेम्प्ट में और क्या हो रही थी गलती, एक उसमें गलती ये भी हो रही थी कि जीएस के साथ और मैथमेटिक्स के साथ मैं बैलेंस बना ही नहीं पा रहा था। तो बैलेंस अगर बनता नहीं है तो उसके बाद हमको दिक्कत होने लगती है। तो मेरा उस टाइम जीएस में भी स्कोर इतना अच्छा हो नहीं रहा था, जीएस में भी लगभग 340 या 350 के अराउंड ही मैं अटक गया था वहां पे। और जो मैथमेटिक्स था उसका स्कोर भी कम हो गया। तो आप जीएस और मैथमेटिक्स में बैलेंस बना के चलिए, और आपको जो 2014 में जो एग्जाम देना है उसके लिए आप जो नवंबर तक एक बार सिलेबस खत्म कर लीजिए। उसके बाद आप या तो प्रैक्टिस कर सकते हैं डेली बेसिस पे, और जो जीएस है, क्योंकि आजकल जो प्रीलिम्स है वो भी काफी ज्यादा ट्रिकी हो गया है, चाहे उसमें जीएस हो या फिर सी सेट हो, तो उन दोनों के साथ साथ आप जनवरी फरवरी तक जो मैथमेटिक्स है उसके क्वेश्चन पेपर है उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। Okay, sir. हाँ हाँ Sir, one more doubt. Sir, you have said the balance between GS and maths has been difficult for you. In those first and second attempt, daily there will be 3 phases, right? Before prelims, after prelims, and during your completion of the course. Daily, how much time you have given for maths in those 3 phases, sir? जब मैं अपना जो फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था उसमें उससे पहले एक अटेम्प्ट मैं कॉलेज में दे लिया था, तो मुझे लगभग जैसे लक्ष्मीकांत है वो सब मैं पढ़ा हुआ था। लेकिन 70% टाइम प्रीलिम से पहले, प्रीलिम से 4 महीने पहले स्टार्टिंग में मैं मैथमेटिक्स को देता था, और 30% टाइम जीएस के लिए। तो जीएस में आंसर राइटिंग है, करंट अफेयर है, या फिर जो इथिक्स है, जो पोर्शन छूटा हुआ था वो आप कंप्लीट कर लो। तो ये हो गया कि स्टार्टिंग के 6 मंथ। उसके बाद आप इस टाइम को रिड्यूस करके 40-60 कर दीजिए। 60 आप जीएस में कर लो, 40 आप फिर जो मैथमेटिक्स है उसमें कर लीजिए 1-2 महीने तक।
और जब प्रीलिम्स आने वाली हो तो प्रीलिम्स में आप या तो मैथमेटिक्स को मैं तो बिल्कुल छोड़ दिया था। जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था उसमें 4 महीने पहले मैथमेटिक्स को पढ़ना बंद कर दिया था और पूरा मैं अपना जो जीएस है वो अच्छे तरीके से पढ़ने लगा था। तो उससे मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया था कि यार पहले प्रीलिम्स तो क्लियर हो, जीएस ही नहीं होगा, सी सेट नहीं होगा तो फिर मैथमेटिक्स में कैसे करूंगा। लेकिन वो गलती आप मत करो, आप 1-1 घंटे या फिर 1.5-1.5 घंटे या 2 घंटे मैथ को भी टाइम देते रहिए, तो उससे क्या आप मैथमेटिक्स को बिल्कुल भूलोगे नहीं। तो उसके बाद जैसे मेरा प्रीलिम्स हुआ तो मैं पूरा मैथमेटिक्स ही भूल गया कि पता नहीं क्या पढ़ा हुआ था। तो उसको फिर रीस्टार्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो ये करिए। उसके बाद जैसे ही आपका प्रीलिम्स होता है तो प्रीलिम्स के बाद मैं बोला हूँ कि 20-25 दिन पूरी तरीके से मैथमेटिक्स को दीजिए, मैथमेटिक्स पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर कॉन्फिडेंस आया उसके बाद आप ऐसे एथिक्स को कंप्लीट कर लीजिए। ऐसे एथिक्स हो गया, मैथमेटिक्स कंप्लीट हो गई और बचे आपके जीएस 1 2 3 4। अब वो लगभग अभी तक 2 महीने या 2.5 महीने टाइम बचा हुआ है, उसमें आप जीएस 1 2 3 4 भी खत्म कर रहे और जो मैथ एथिक्स और ऐसे उनकी प्रैक्टिस भी आप साथ साथ कर रहे हो। तो इस तरीके से आप बैलेंस बना सकते हो। बाकी ये आपके खुद के लेवल को आप देखिए आप कहाँ पे हो और आपको कितना टाइम देने की जरूरत है। कोई भी टॉपर्स है या फिर मैं आके बोल जाऊंगा कि ऐसे करना है आपको, मेरे से आपको एक तरीका मिल सकता है कि आपको इस डायरेक्शन में जाना है, लेकिन बनाना आपको खुद को है। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, इनकी स्ट्रेंथ क्या है, ये मुझे थोड़ी पता है, ये आपको पता है। आप हो सकता है कि जीएस में अच्छे हो, इस बार काफी सारे टॉपर्स ऐसे हैं कि जिनके जीएस में अच्छे मार्क्स है, ऑप्शनल में कम है लेकिन अच्छी रैंक्स आ गई, इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स आ गए। मेरे मैथमेटिक्स में अच्छे मार्क्स है लेकिन मुझे अभी टॉप 100 में मैं नहीं आ पाया क्योंकि मेरे जीएस में उतने अच्छे मार्क्स नहीं थे। तो ये आप खुद को देखिए कि आपको कहाँ पे किस तरीके से बैलेंस बनाने की जरूरत है और उसके अकॉर्डिंग अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको बनाइए। किसी की फॉलो मत कीजिए कि पूरी तरीके से फॉलो कर लिया क्योंकि स्टार्टिंग में किसी टॉपर्स ने बोला कि योजना पढ़ना, तो मैं सारी योजना लेके आ गया। किसी ने कुरुक्षेत्र बोला, कुरुक्षेत्र लेके आ गया। किसी ने राज्यसभा टीवी का बोला तो पूरी राज्यसभा टीवी बैठ के देख रहा हूँ। तो ऐसे मत कीजिए, मतलब खुद देखिए कि कॉस्ट बेनिफिट हमको कहाँ से ज्यादा होगा। मैंने कुछ चीज बोली है, उन चीजों को आप बेसिकली आपके अंदर डाल सकते हो कि जैसे मैंने ये नोट्स बनाने की चीज बोली, लेकिन अपनी एक खुद की रणनीति तैयार कीजिए, खुद की हमारी स्ट्रेटजी होगी तो उसका फायदा हमें ज्यादा होगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरा डाउट करंट अफेयर्स था कि आपने करंट अफेयर्स को कैसे मैनेज किया, क्योंकि प्रॉब्लम्स आती है। कई बार अगर मैगजीन हम फॉलो करते हैं तो उसको बार बार रिवाइज करने में प्रॉब्लम होती है, तो आप उसमें बता दें कि आपने क्या स्ट्रेटेजी दी थी इसके अकॉर्डिंग। तो करंट अफेयर के लिए वैसे अगर डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो वो तो काफी अच्छा है, लेकिन मैं क्या डेली न्यूज़पेपर पढ़ नहीं पाता था, मेरे से तो कंटिन्यूटी थी मेरे अंदर नहीं थी। तो उसमें मैं ये करता था कि यूट्यूब के ऊपर काफी सारे वीडियो ऐसे रहते हैं कि 30 मिनट का या फिर 25 मिनट के करंट अफेयर न्यूज एनालिसिस, तो उनको आप एक बार मैं सुन लेता था कि बेसिक न्यूज क्या क्या चल रही है। उसके बाद आप जो मैगजीन्स है, क्योंकि अगर डेली आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या फिर ये कहीं से भी न्यूज पढ़ रहे हो किसी साइट से या फिर किसी न्यूज एनालिसिस से, तो 1 महीने बाद वो याद नहीं रहेंगे, तो उसके बाद आपको मैगजीन पढ़नी ही पड़ेगी। लेकिन मैगजीन को कैसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आप क्या करिए कि यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, चाहे वो जीएस के हो, वो एमसीक्यू टाइप में अपने प्रीलिम्स के या फिर मेंस के, तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि आपको जो मैगजीन की 100 या 120 पेज की आती है उसमें से क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है। अब एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ कि काफी सारी ऐसी रिपोर्ट्स होती है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये निकालता है। अब इसके ऊपर क्या करेंगे कोचिंग्स वाले, काफी जो करंट अफेयर मैगजीन है वो 2 पेज छाप देंगे, लेकिन इसमें काम का क्या है, यूपीएससी क्वेश्चन कहां से पूछेगी कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट निकालता कौन है। अब इसका यूज कहां पे कर लेंगे हम कि कुछ एक दो इसके हमारे पास फैक्ट पता होने चाहिए कि जो हम मेंस आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं कि इंडिया की रैंकिंग इंप्रूव हुई है वे कम हुई है। तो यहाँ से हमको पता चल गया बेसिक बेसिक चीज कि हमको उसमें से क्या स्किप करना है और क्या हमको पढ़ना है। तो ये हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एनालिसिस करने से पता चलेगा, हमारे सिलेबस से पता चलेगा। अब मान लो कि कोई एक्ट अभी आया है और उस एक्ट का पहले ड्राफ्ट आएगा, अब ये क्या करते हैं कि ड्राफ्ट आता है उसके भी 3-4 पेज का वो लिख देते हैं मटेरियल। अब अभी तक कोई कानून बना ही नहीं है, उसका ड्राफ्ट आया तो उसको इतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ड्राफ्ट आएगा, ड्राफ्ट से पहले वो पार्लियामेंट में जाएगा, स्टैंडिंग कमेटी को चला गया, जॉइंट कमेटी को चला गया, उसमें कुछ अमेंडमेंट होंगे, उसके बाद जब पूरी तरीके से वो एक्ट बन जाएगा उसके बाद ही वो इम्पोर्टेंट है। तो जब फाइनल होकर कोई एक्ट आए तब उसको पढ़ो, उससे पहले अगर कोई ड्राफ्ट आ गया तो उसको रहने दो। और काफी सारी न्यूज ऐसी होती है कि जो कोई छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, जैसे आरबीआई तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन आरबीआई हर महीने अपनी रिपोर्ट निकालती है।
अब मान लो ये हर महीने की रिपोर्ट छापने लग गए उसमें, तो उससे भी हमारा जो कंटेंट है काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। या फिर काफी सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जैसे एनजीओ है, उस एनजीओ ने कुछ रिपोर्ट निकाली हुई है, तो बस उसका इंपॉर्टेंट इतना ही है कि रिपोर्ट किसने निकाली हुई है। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो आपकी जो करंट अफेयर की जो मैगजीन है वो काफी कम हो जाएंगी, और करंट है आपकी अपने आप कंप्लीट होने लगेगी। इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि करंट अफेयर को डेली पढ़िए, तो 1 घंटे आप करंट अफेयर को देंगे तो उससे आपकी काफी सारी चीज क्लियर होंगी। और एक चीज जो मैंने इस बार किया था और इससे पिछले वाले अटेम्प्ट में भी किया था, जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो न्यूज़पेपर के मैं नोट्स नहीं बनाता था। मैं उसमें देखा कि इस ये न्यूज़ कौन से पेपर से रिलेटेड है। मान लो कि कोई उसमें न्यूज़ आई है हमारी इंटरनल सिक्योरिटी से, जैसे अभी कल ही शायद न्यूज़ में थी कि कुछ आतंकवादी थे, उन्होंने पाकिस्तान यहाँ पे अपने जम्मू कश्मीर में मारे गए थे वो, और उसमें कुछ जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन के नाम आ रहे थे। तो इस टाइप की जो इंसिडेंट है, उन इंसिडेंटों को आप लिख लो, तो इससे क्या होगा कि आपके जो एग्जाम्पल्स है वो अपने आप यहाँ से तैयार हो जाएंगे। अब मान लो कि कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम आया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप कुदुम्बश्री है, उसने केरल में रूरल डेवलपमेंट, पॉवर्टी एलिविएशन और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए अच्छा काम किया है। तो ये आपके पास एक एग्जांपल हो गया सेल्फ हेल्प ग्रुप का, ये आपके पास एक केस स्टडी हो गई, एक बेस्ट प्रैक्टिस भी आपके पास हो गई। तो एज ए फुटर पॉइंट इनको आप सीधा यूज कर सकते हो एग्जाम में। तो मैंने इस तरीके से नोट करता था सीधा यूज करने के लिए। वहां से आपके अब दिक्कत ही रहती है कि एग्जांपल्स हम कहाँ से ढूंढे, डाटा, फैक्ट्स, केस स्टडी, एग्जांपल्स होते हैं और सारे जो रिसेंट इनिशिएटिव हुए हैं या फिर कोई बेस्ट प्रैक्टिस है इंटरनेशनल और फिर या फिर नेशनल, तो यहाँ से ये सारी चीजें आपकी तैयार हो जाएंगी। ओके, थैंक यू सर। Sir, हाँ sir, during interview, have you faced any questions on mathematics regarding या maths? इन लास्ट Yes. ईयर वन बोर्ड मेंबर आस्क्स 4 and 5 क्वेश्चन, तो उनके जो क्वेश्चंस थे जनरली वो बेसिक्स क्वेश्चन थे कि मैथमेटिक्स डिफिकल्ट क्यों है, मैथमेटिक्स का सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में हम कैसे यूज कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछ लिया था कि फोरियर सीरीज, कि फोरियर सीरीज का रियल लाइफ में क्या यूज है, तो वो आप बता सकते हो। उसके अलावा फिर वो इनपुट आउटपुट पे आ गए, जो हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशन हम पढ़ते थे, तो मैं अभी पीडी में बता रहा था इसमें न्यूमेरिकल एनालिसिस में कि जो एल्गोरिथम्स है, फ्लो चार्ट्स है, उनका क्या यूज होता है। उस टाइम कुछ कोरोना भी था, तो कोरोना में हमने मैथमेटिक्स के जो भी मॉडल्स थे, जैसे प्रोबेबिलिटी मॉडल्स थे या फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन मेथड थे, उन डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का कहाँ-कहाँ हम यूज कर सकते हैं। तो जनरली जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं वो रियल लाइफ एप्लीकेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे-कैसे उनका यूज है। और ये सारी चीज ऐसी है कि जब आप एक बार तैयार कर लोगे तो इनके आपके पास मटेरियल अपने आप मिल जाता है। Okay. हेलो सर। हेलो। हाँ। नहीं, अभी मैं एक क्वेश्चन वो कर देता हूँ क्लियरिफिकेशन यहाँ पर। जैसे कैलकुलेशन की मिस्टेक्स तभी सही होंगी तब आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। अभी आपकी प्रैक्टिस कम है, बार बार आप प्रैक्टिस करोगे, आपको पता लगने लग जाएगा कि यहाँ पे यहाँ इस स्टेप्स पे जाके या इस टाइप के क्वेश्चनों में आपकी कैलकुलेशन की मिस्टेक्स होती है। तो आप जब उन क्वेश्चनों को पहले से ही प्रिपरेशन कर रखे हो और आपको पहले से ही पता चल गया है कि हाँ मेरी कैलकुलेशन में गलती होती है, तो एग्जाम में जाके उस क्वेश्चन में आपकी कैलकुलेशन में गलती होगी ही नहीं। जब जैसे मान लो आप चाहे जीएस का पेपर हो, प्रीलिम्स में आपने एक क्वेश्चन यहाँ पे गलत कर दिया, जैसे मैं ये मिस्टेक्स को भी लिखते रहो। आप मिस्टेक्स को पता करना और उसके बाद उनमें सुधार करना, ये दो अलग अलग चीज है। आप मिस्टेक्स कर दिए लेकिन उस मिस्टेक्स में फिर आप सुधार नहीं किए। आप यहाँ पे जितनी भी गलती कर लो, कैलकुलेशन गलती है, स्टेप्स गलती है, सिली मिस्टेक्स है, जितने आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी गलती होंगी। लेकिन जब ये सारी गलती आपने आइडेंटिफाई कर ली, इनमें सुधार कर लिया, तो पेपर में अपने आप ये कम हो जाएंगे। हेलो। हाँ हाँ, मैं तो यार हिंदी में ही लिखा था जीएस, जीएस हिंदी में लिखा था और ऑप्शनल था वो मेरा इंग्लिश में था, ये मैं बताना भूल गया। हाँ 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 वो प्रैक्टिस से आ जाएगा। मतलब आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस करोगे, लिखने की प्रैक्टिस करो, डेली आंसर राइटिंग करो। डेली अगर आप एक या दो आंसर लिखोगे तो अपने आप होने लगेगा ये।
ये हिंदी में भी होता है, ऐसा नहीं है कि हिंदी वालों को भी नहीं होता है, हिंदी में भी ये तो मिस्टेक हो जाती है। इतना वो स्पेलिंग मिस्टेक्स इतना नहीं, लेकिन कम हो ये सारी चीज। आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, एक आपने इस बार स्पेलिंग मिस्टेक्स की, वो अगली बार वो होगी नहीं, आपको पता चल गया। तो इस तरीके से जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी नहीं, इस एग्जाम का यही है कि आप पढ़ो, मतलब एक कंटेंट को आपने रिसोर्स, मिनिमम रिसोर्स के साथ मैक्सिमम रिवीजन किया, रीड, फिर उसको रिवीजन करो, और रिवीजन में जहां जहां आपकी मिस्टेक्स हुई उन मिस्टेक से आप सीखो, फिर आप उनको फिर री रिवीजन करो, फिर प्रैक्टिस करो। तो ये सारी चीजों से परफेक्शन आएगा। मतलब एक दिन में आपने, जैसे मैंने कुछ बोला आपने वो ले लिया, तो उससे परफेक्शन नहीं आएगा। जब आप लिख के प्रैक्टिस करोगे तो उससे परफेक्शन आएगा। Hello, sir. हेलो। Hello. हाँ हाँ, बोलिए। Sir, my doubt is about consistency, sir. How did you maintain consistency in your whole preparation? ओके। अच्छा, पेशेंस। हाँ हाँ। अच्छा। हाँ हाँ। ये इस एग्जाम के लिए जो कंसिस्टेंसी है, पेशेंस है और प्रिजर्वेंस है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो आप कैसे रखोगे, वो ये हो गया है कि इसके लिए आप को एक प्लानिंग्स है, वो प्लानिंग इस तरीके की होनी चाहिए कि पहले आपने कोई डेली प्लान बनाया, फिर आपने वीकली प्लान हुए, फिर मंथली प्लान हुए, फिर लॉन्ग टर्म प्लान हुए। अगर आपके प्लान एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो अपने आप आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो अपने आप आ जाएगी। आपने एक डेली तैयार किया कि आज आपको मॉडर्न अलजेब्रा इतना पढ़ना है, जीएस में इतना पढ़ना है, आंसर राइटिंग करनी है, ये सारी चीज होंगी तो अपने आप आपकी कंसिस्टेंसी आने लगेगी। और कंसिस्टेंसी दूसरी चीज आती है अपने मोटिवेशन से। तो मोटिवेशन आपका, जैसे मेरा सेल्फ मोटिवेशन, मैं बोलता हूँ हमेशा कि सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ ऑनेस्टी, हार्ड वर्क विथ स्मार्ट वर्क। मतलब अगर ये चार चीज आपके अंदर है तो आपके अंदर कंसिस्टेंसी भी आएगी। और ये सोचो कि अगर हम आज प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर हम अपने जो इतना अच्छा जीवन है, वो इतने अच्छे, हमारी जो लाइफ है उसके 3-4 साल हम यूपीएससी की प्रिपरेशन में अच्छे से लगाएंगे, तो आगे के आने वाले जो 20-25 साल है वो कितने अच्छे होंगे। तो यहाँ से आपकी कंसिस्टेंसी भी आएगी, यहाँ से आपको पेशेंस भी मिलेगा। आप ये मत सोचो कि और जो मेरे फ्रेंड्स है वो इतनी अच्छी जगह पे है, या फिर जैसे मुझे भी ऐसा लगता था, क्योंकि मैंने भी आईआईटी से पढ़ा हुआ था। मेरे बहुत सारे फ्रेंड पीएसयू में उनकी जॉब लगी, किसी की एमएनसी में लग गई, और किसी की इसमें इंजीनियरिंग सर्विस में लग गई थी। तो मुझे भी ऐसा लगता था कि पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ ये। लेकिन आज मैं जिस पोजीशन पे हूँ और आज वो जहाँ पे है, तो मुझे खुद के ऊपर फिर होता है कि हाँ, मैंने उस टाइम और जो स्ट्रगल वाला पीरियड था, वो स्ट्रगल वाले पीरियड सबके होते हैं। कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल देता है, वो काफी अच्छा है, कोई सेकंड में निकाल देता है, लेकिन कुछ ज्यादा टाइम लग जाता है, जैसे मुझे लग गया। इसमें एक चीज रहती है, गाइडेंस की कमी। चीजों को, तभी मैं बोल रहा हूँ कि अंधे तरीके से फॉलो मत कीजिए। यूपीएससी ने जो सारी चीज दी हुई है, सिलेबस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ये अभी मुझे बोलते टाइम तो ऐसा लग रहा है कि ये इजी चीज है, आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि इजी चीज है। लेकिन फर्स्ट 2 अटेम्प्ट में मैंने इनको फॉलो ही नहीं किया था। सिलेबस मैंने देखा तक नहीं था कि सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे नहीं थे। इसका एक रीजन ये भी था कि मैं पहला अटेम्प्ट दिया, उसी में मेरा इंटरव्यू कॉल हो गया। तो मुझे ऐसा लगने लगा कि यार, इतना सा पढ़ने पे इंटरव्यू कॉल हो गया। अगली बार फिर एग्जाम दिया, उसमें मेंस से क्वालीफाई नहीं हुआ। तब मुझे पता चला कि मैं कहाँ गलतियाँ कर रहा हूँ। तो उन मिस्टेक्स के ऊपर जब मैंने काम किया, तो वो मैं फिर सीखने लगा अपनी-अपनी मिस्टेक्स से कि कहाँ मैं अपनी मिस्टेक्स कर रहा हूँ। बाकी जैसे कुछ मीडियम्स का इश्यू है, तो ये सब इश्यू ऐसे हैं कि बहुत सारे छोटे हैं। जैसे मैंने ऑप्शनल चूज़ किया मैथमेटिक्स। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं कि ऑप्शनल वो मैथमेटिक्स लेते हैं और अपना मीडियम हिंदी रखते हैं। मैथमेटिक्स में इंग्लिश मीडियम था, और कॉलेज में आईआईटी में पढ़ा हुआ, तो इतनी इंग्लिश तो मुझे आती थी। लेकिन खुद के थॉट को एक्सप्रेस करने के लिए कौन-सा मीडियम है, ये हमारे खुद के ऊपर डिपेंड करता है। और ये मत देखो कि इंग्लिश में ज़्यादा सिलेक्शन हो रहे हैं, इंग्लिश के स्टूडेंट भी ज़्यादा है, इसलिए इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा सिलेक्शन हो रहे हैं। हिंदी मीडियम में स्टूडेंट्स भी कम है और उस टाइप के स्टूडेंट भी यहाँ पे नहीं आ पा रहे। तो उस वजह से यहाँ पे सिलेक्शन रेशियो भी काफ़ी कम है। तो कोई भी चैलेंजेज़ है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है, वो वीकनेस बननी ही नहीं चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंटों को तो काफ़ी ज़्यादा जीएस का नॉलेज होगा। मुझे तो जीएस का बहुत कम नॉलेज था, मतलब स्टार्टिंग में पढ़ने लगा तो क्या अपनी जुडिशियरी है, क्या स्टैट्यूटरी है, किस तरीके से ये लॉज़ होते हैं। मतलब उससे पहले साइंस वाले बैकग्राउंड वाले लोगों का रहता ही है। मैं 10th तक सोचा कि यार पता चला चला कि ह्यूमैनिटी अब खत्म हो गई, चलो इससे पीछा छूट गया। अब साइंस में आती पढ़नी है। तो उस टाइप का मेरा नॉलेज था। तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती, अगर आप पूरा डेडिकेशन के साथ, हार्ड वर्क के साथ, पेशेंस, परसेवरेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ ऑनेस्टी, अगर ये सारी चीज़ें रखते हो, तो सारे जितने भी स्ट्रगल्स है, जिस टाइप की जो फेज़ आएँगी, वो अपने आप दूर होते चले जाएँगे। ठीक है फिर?
हो गया। हाँ हाँ, ग्रेजुएशन मेरा 2018 में खत्म हुआ। उसके बाद मैं दिल्ली आ गया। 19 में मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट जो सीरियसली दिया, उसमें मेरा इंटरव्यू कॉल हुआ। 20 में अपना सेकंड अटेम्प्ट दिया, उसमें मेरा मेंस नहीं हुआ। 21 में मैं लास्ट ईयर आईपीएस बन गया था, और इस बार होपफुली आईएएस बन जाऊंगा। ठीक है, उसके मैं अपना वो लिख देता हूँ यहाँ पे, टेलीग्राम चैनल, तो उससे यहाँ पे क्यों उसके ऊपर मैं अभी नोट्स मैथमेटिक्स की स्ट्रेटजी डाला हूँ, बाकी मैथमेटिक्स के जो नोट्स क्या है वो मैं इसके ऊपर अपलोड कर दूंगा। Can you hear me? हेलो हेलो, हाँ बोलिए। सर, मुझे ये पूछना था, जैसे अब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें हाँ। स्टेप्स को कितना एक्सप्लेन करना होता है। जैसे फ्लो में तो हम सीधे लिखते जाएंगे, सॉल्व कर देंगे प्रॉब्लम, लेकिन आपने ये कैसे फिगर आउट किया कि किस स्टेप पे एक्सप्लेनेशन देनी है और किस पे नहीं? मैथमेटिक्स में या फिर जीएस में? मैथमेटिक्स। अच्छा, मैथमेटिक्स में नहीं, मैथमेटिक्स में इतना एक्सप्लेन नहीं करना। बाकी अगर क्वेश्चन आपको लग रहा है कि छोटा क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन, तो वहां पे आप एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे काफी बार इस क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि उसका सॉल्यूशन हाफ पेज का ही होगा, तो वहां पे आप कर सकते हो। बाकी अगर ऐसे कोई क्वेश्चन इसका पूछा हुआ एप्लीकेशन ऑफ पीडीएस, स्ट्रिंग इक्वेशन है, हीट इक्वेशन है, तो उसमें आप बहुत ज्यादा एक्सप्लेन मत कीजिए। जैसे वहां पे हम एक चीज ये भी लेते हैं कि लैम्बडा इक्वल टू म्यू, लैम्बडा स्क्वायर इक्वल टू म्यू, और एक लैम्बडा इक्वल टू माइनस म्यू, और एक लैम्बडा इक्वल टू 0। ये 3 केस हम लेते हैं उसमें। तो मैंने क्या किया था कि 3 केस लिया ही नहीं था, मैं सीधा यही केस लिया था। तो मुझे पता था कि मैं इतना कुछ लिखूंगा तो उसके इतने मार्क्स नहीं है। मार्क्स उस चीज की है कि जो मेरा लास्ट में एफ वो जेड इक्वल टू ये ई एन साइन एन पाई एक्स वाई एल, ये मुझे लाना था। और इसके बाद की जो स्टेप्स होंगी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो या तो आप ये कर सकते हो। उसके अलावा आपको अगर पहले से किसी चीज का इंटीग्रेशन पता है तो उसका आपके इंटीग्रेशन का मत लीजिए। ये काफी का स्पेस वहां पे काफी ज्यादा रहता है। जैसे 10 नंबर के क्वेश्चन है उसमें 2 पेज रहते हैं, 15 नंबर के क्वेश्चन में 3 पेज रहते हैं, और 20 नंबर के क्वेश्चन में काफी बार 3 भी रहते हैं, काफी बार 4 भी रहते हैं। तो आप काफी सारी स्टेप है उनको स्किप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो स्किप। और एक्सप्लेन कुछ स्टेप को आप एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशंस हो गया, लेट्स हो गया, सो दैट हो गया, नाउ हो गया, हिंस प्रूफ हो गया। मतलब इस टाइप से लगना चाहिए कि ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और सब्जेक्टिव आंसर लिखा हुआ है। बहुत भी एक्सप्लेन मत करो, और ऐसा भी मत करो कि पूरी तरीके से कुछ उसको समझ में नहीं आया कि इस स्टेप से ये स्टेप कैसे आ गई। बाकी आपने इंटीग्रेशन, अगर स्पेस कम है तो इंटीग्रेशन आप पीछे से कर सकते हो। किसी चीज का इंटीग्रेशन आपको पता है तो वो इंटीग्रेशन भी आप लिख सकते हो। जैसे मैं इसमें 1-2 चीजों के इंटीग्रेशन भी याद करके गया था कि इसमें कहाँ कहाँ कौन कौन से इंटीग्रेशन का यूज मैं कर सकता हूँ सीधा। इस जो मैं अपना टेलीग्राम चैनल लिख रहा हूँ, ये इस पे ये उसका नाम हो गया, इसके ऊपर मैं अपने जितने भी नोट्स थे वो सारे अपलोड कर दूंगा अभी। और नोट्सों के लिए आप जैसे कनेश कटारिया सर थे जिनके 2018 में पहली रैंक आई थी, तो उनके नोट्सों की भी मदद ले सकते हो। उनके जो नोट्स है उन्हीं को देख के मैं अपने खुद के नोट्स बनाया था। उन्होंने काफी अच्छे से अपने जो नोट्स है वो बनाए हुए हैं, उसमें काफी सारी चीजें उन्होंने एक्स्ट्रा भी ऐड की हुई है, तो उनको बेस बना के खुद के नोट्स बना सकते हैं आप। तो उन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी चीजों के नोट्स बनाए हुए हैं। और जैसे जीएस में होता है टॉपर्स कॉपी, तो टॉपर्स कॉपी का भी अच्छे से यूज करिए कि कहाँ कहाँ उनको हम यूज कर सकते हैं। बाकी जीएस में अगर किसी का कुछ डाउट हो ऐसा, तो वो भी पूछ सकते हो अभी 10-15 मिनट में। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल देख के लिखो, और हाँ पढ़ के, हाँ स्टार्टिंग में लिख रहे हो तो पता ही नहीं है नहीं आपको, आपने वो टॉपिक पढ़ लिया, टॉपिक पढ़ने के बाद उसमें से आपको क्या क्या कर लिखना। हाँ बोलिए। सर, मेरा क्वेश्चन था सर, लास्ट अटेम्प्ट जो आपने सर जॉब के साथ, लाइक आप वर्किंग प्रोफेशनल थे, तो सर उसके बारे में थोड़ा बता सकते हो कैसे नहीं कैसे मैं कैसे?
मैं वर्किंग प्रोफेशनल नहीं था, आईपीएस में मेरा सिलेक्शन हुआ, उसके बाद मैंने ईओएल ले लिया था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव, तो मैं लीव ले लिया था, तो वर्किंग प्रोफेशनल नहीं था। लेकिन अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो कि आपको आप किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना है। जैसे सैटरडे संडे की आपको हॉलीडे रहता है, तो उसमें आप अच्छे से पढ़ सकते हो। आप जब ऑफिस जाते हो तो ऑफिस में जो टाइम रहता है उसमें आप न्यूज पढ़ सुन सकते हो, मतलब न्यूज़पेपर पढ़ने की जगह आप सुन सकते हो, तो सुनते टाइम ऑफिस में जब भी आपको टाइम मिला तो वहां पे आप अपना या तो टैब लेके चले जाओ या फिर फोन के माध्यम से आप पढ़ सकते हो। तो इस तरीके से आपको कहाँ पे कितना टाइम मिलता है उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम मैनेजमेंट देख सकते हो। डेली शेड्यूल तो कैसे, नहीं पढ़ाई के टाइम पे तो यार डेली शेड्यूल अपने अकॉर्डिंग रखो। जैसे मैंने तो ऐसे कभी शेड्यूल नहीं बनाया कि कितने बजे जागना है कितने बजे सोना है, जब नींद आ गई तब सो गया, उसके बाद 6-7 घंटे बाद जग गया। तो ऐसे मेरा कभी नहीं था कि दिन में पढ़ना रात को पढ़ना, रात को 2-2 बजे तक भी पढ़ा हूँ, 3 बजे तक भी पढ़ा हूँ, फिर कभी काफी बार सुबह 6 बजे भी जग गया, 5 बजे भी जग गया। तो वो अपने अकॉर्डिंग बना लो। बस ये करो इसमें कि आप जो टाइम है उसको अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो। आप जो, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप जो क्वालिटी के ऊपर ज्यादा फोकस करो, क्वांटिटी के ऊपर फोकस मत करो कि मैं 12 घंटे पढ़ना 10 घंटे पढ़ना। क्वालिटी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए कि आपने आज इतना पढ़ा, क्वालिटेटिव आपने कितना पढ़ा, वो सारी चीज। हाँ 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 तो और सर हाँ हाँ अभी जैसे टाइम है नहीं आपके पास, तो सारी चीज तैयार कर लो पहले से। इनके आंसर राइटिंग भी थोड़ा थोड़ा देख लो। पहले आंसर राइटिंग में आप पीवाईक्यू देखो, पीवाईक्यू का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। पीवाईक्यू सीधे सीधे क्वेश्चन पूछते हैं उनमें से, पीवाईक्यू से। हेलो सर। हेलो, हाँ एस हेलो, हाँ बोलिए, यही बताते हैं। सर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते थे, सॉल्व करते करते कभी काफी टाइम ऐसी होती है क्वेश्चन सॉल्व फील होता है कि सॉल्व हो जाएगा, पर एक दो पेज सॉल्व करने के बाद आगे फंस जाता हूँ, तो उस केस में आप क्या करते थे? तो स्पेशली एग्जाम में जब होता था तो एग्जाम में कैसे इसको टैकल करते थे? नहीं यार ये तो मेरे, हाँ बिल्कुल होता, लास्ट ईयर भी मेरे साथ ऐसा हुआ था कि स्टैटिक्स का क्वेश्चन था एक, वो स्टार्टिंग में लग रहा था कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जब मैं उसमें हाफ पहुंचा तो वो मेरे से क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हुआ, और लास्ट तक वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। तो ऐसी चीज तो उसमें होंगी, इसका बस सॉल्यूशन यही है कि आप प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे तो आपका परफेक्शन आ जाएगा, और उसमें अगर कोई भी नया क्वेश्चन आएगा तो नए क्वेश्चन भी आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो जितनी ज्यादा क्वेश्चनों के अंदर डाइवर्सिटी होंगी तो वो क्वेश्चन आपके फिर देखे हुए रहेंगे, ये कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन आपने पहले से सॉल्व किया हुआ है। तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है या फिर जो अलग अलग जो टेस्ट सीरीज है उनके जो क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं, उनकी जब प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आपको पता लगने लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चनों में आप अटक जाते हो, और उसके बाद वो क्वेश्चन ऐसा लगता है कि पहले लग रहा था कि हो रहा था, बाद में पता चला कि वो क्वेश्चन में आप कर ही नहीं पा रहे हो उसको, तो वो चीज अपने आप हो जाएगी फिर, उस वो चीज आएगी प्रैक्टिस से। एग्जाम में भी ऐसी चीज होंगी, 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे ही कि जो आपको स्टार्टिंग में लगते हैं कि क्वेश्चन हो जाएगा, उसके बाद वो क्वेश्चन नहीं होगा। आपका क्या था क्वेश्चन? ऐसे यार, ऐसे का तो ऐसा कि लास्ट ईयर मेरे 77 मार्क्स थे ऐसे में, और मुझे ही पता नहीं है वो 77 क्यों आए। उससे पहले मेरे 133 आए थे और इस बार 120 आए हैं, तो मुझे खुद भी पता नहीं है कि ऐसे में होता क्या है। तो लिख के मैं लास्ट ईयर काफी अच्छा आया था, लेकिन पता नहीं चलता फिर वो क्या, कैसे मार्क्स आते हैं। लेकिन ये है कि ऐसे का आपने जीएस अच्छे से पढ़ा हुआ है, वो सब ऐसा हो गया कि जीएस अच्छे से पढ़ा हुआ है, उसके बाद आपने एथिक्स भी अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो आपका जो ऐसे है लगभग हो जाता है आपका। उसके बाद 4-5 ऐसे लिख के देखोगे, किसी मेंटर से चेक करवाओगे तो अपने आप वो ऐसे हो जाएगा। बस इसमें ये है कि आप चीजों को ऑब्जर्व करते रहिए, ऐसे में इनका काफी इंपॉर्टेंस रहता है। जैसे हिस्टोरिकल कोई फैक्ट हुआ, हिस्ट्री आप पढ़ रहे हो, हिस्ट्री में आप गांधी जी को कैसे यूज कर सकते हो, अखबार है, अशोक सम्राट है, उससे पहले एंशियंट हिस्ट्री में हमारी जो ये रहती थी सोसाइटी, ये सब रहती थी, इन सब का यूज कैसे कर सकते हैं, हड़प्पा मोहनजोदड़ो को हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये सब चीज इंपॉर्टेंट इनका रहता है। बाकी आप टॉपर्स कॉपी 1-2 बार देखोगे, उसके बाद आप खुद जब ऐसे लिखने लगोगे, तो पहले अटेम्प्ट में दिया था उस साल मेरा मेंस भी क्लियर हुआ था, और उससे पहले मैं एक भी ऐसे नहीं लिखा था, प्री क्वालिफाई होने के बाद अपना पहले ऐसे लिखा था, और उस साल मेरे 133 नंबर आए थे ऐसे में। तो ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, आप पहले से अगर अभी से प्रैक्टिस कर सकते हो तो अभी से प्रैक्टिस कर लो। अगर आपने जीएस पढ़ा हुआ है, सीधे ऐसे पे आओगे तो ऐसे नहीं होगा। इसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि आपने जो जीएस पढ़ा हुआ हो, एथिक्स अच्छे से पढ़ा हुआ हो, उसके बाद ऐसे लिखो, बस फिर ठीक है। और हाँ हाँ
किस चीज, मैथमेटिक्स में, जीएस में? यार वो तो देख खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि कोचिंग करना नहीं करना। बाकी मैं तो मत ऐसा बोलता भी नहीं हूँ किसी से कि करो या मत करो, मतलब खुद को सेल्फ एनालिसिस करो कि आपको जरूरत है फिर नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप खुद से पढ़ सकते हो तो खुद से पढ़ सकते हो, इसमें सबसे अच्छा क्या ही होगा। अगर आपको लगता है कि आपको किसी मेंटर की जरूरत है, फिर कोई दूसरा आदमी आपको बताए, तो कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। मैं तो बताया था नहीं, मैं तो यूट्यूब से पढ़ किया था ये सारी चीज, यानी सर के वीडियो देखा था। हाँ, स्टैट एग्जामिक्स का क्या, हाँ मेरा तो हो गया था, बाकी तो फिर Sir, हाँ हाँ हाँ। sir, you have qualified for the prelims for past 4 times now, sir. Any things you could share from your experience regarding prelims? प्रीलिम्स, Yes, sir. अच्छा। अब प्रीलिम्स का तो ऐसा कि यार प्रीलिम्स मैंने 4 बार दिया और मेरा 4 बार क्वालिफाई हुआ प्रीलिम्स। प्रीलिम्स एक तरीके से आजकल लक के ऊपर भी डिपेंड कर गया, लेकिन प्रीलिम्स में मैं कुछ चीज ऐसी बता देता हूँ कि जो आपको करनी है अच्छे से। प्रीलिम में सबसे पहले रिसोर्स ऐसे होने चाहिए कि मिनिमम रिसोर्स हो, लेकिन मैक्सिमम उनका रिवीजन करो। जैसे पॉलिटी में लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम्स है, या फिर जितने भी सारे मटेरियल है उन सबको अच्छे से पढ़ो। सेकंड होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पीवाईक्यू। तो पीवाईक्यू का आप थीम्स को देखो उनका। अब जैसे राइस के ऊपर आप देखोगे नहीं तो यूपीएससी ने लगभग 6-7 बार राइस के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, हर साल क्वेश्चन पूछती है। जितने भी कंटेम्प्रेरी इश्यू है, जैसे रूस यूक्रेन वाला इश्यू था, सीरिया वाले इश्यू थे, क्रीमिया वाले इश्यू थे, इन सब के ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो ये कहां से पता चलेगा हमको, पीवाईक्यू से। थर्ड चीज है कि यूपीएससी के जो पेपर्स है उनको एनालिसिस करने के बाद एलिमिनेशन मेथड का कैसे यूज करना। जैसे इस बार बहुत लोग बोल रहे थे कि एलिमिनेशन मेथड पूरा फेल हो गया, लेकिन वो फेल नहीं हुआ। यूपीएससी की लैंग्वेज को समझो, क्वेश्चनों की जो लैंग्वेज होती है वो काफी अच्छी लैंग्वेज रहती है यूपीएससी की। बाहर से हम मार्केट में कोचिंग्स के क्वेश्चन देखेंगे और यूपीएससी के क्वेश्चन देखेंगे, उनमें बहुत ज्यादा फर्क रहता है। तो थर्ड चीज आप ये करो। फोर्थ चीज, प्रैक्टिस ज्यादा करो। जितने सारे मॉक पेपर लगाओगे, इधर उधर से क्वेश्चन देखेंगे। और फोर्थ चीज है कि अपने जो आंख नाक कान है वो सारे खुले होने चाहिए, जहां से भी कुछ चीज ऑब्जर्वेशन करने के लिए मिल रही है उन सारी चीजों का यूज कीजिए। और इसके साथ आप जो सीसेट पेपर है, उस सीसेट पेपर के ऊपर भी फोकस रखिए। जैसे खुद को आप सेल्फ एनालिसिस कर सकते हो कि आप सीसेट पेपर में अभी कहाँ पे हो। अगर आपको लगता है कि आपका जो सीसेट है, मैथ रीजनिंग आपकी कमजोर है, वीक है थोड़ी, तो उनमें उनके अकॉर्डिंग आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बूस्ट कर सकते हो। मेरा 1-2 ऐसे फ्रेंड्स है जिनका मैथमेटिक्स ऑप्शनल है, आईआईटी से पढ़े हुए है, 1-2 बार वो क्वालिफाई भी हो गए, लेकिन इस बार उनका सीसेट नहीं हुआ। वो सीसेट इस वजह से नहीं हुआ कि उनको आता नहीं था, उन्होंने इग्नोर कर दिया था सीसेट को कि अपना सीसेट हो जाएगा। अगर आप सीसेट में अभी थोड़े वीक है या फिर ऐसा लगता है, थोड़ा डाउट लगता है, तो सीसेट को अभी से टाइम दे सकते हो। 1 घंटा टाइम देने में कुछ नहीं जाएगा, लेकिन जब 1 साल बाद आप पेपर दोगे 2024 में, जीएस की इतनी अच्छी तैयारी करने के बाद, और सीसेट की वजह से तो पेपर रुक जाएगा, तब कितना बुरा लगेगा। इसलिए जो प्रीलिम्स की जो अनसर्टेनिटी है, वो अनसर्टेनिटी को बढ़ने ही मत दो। फिर वो कहां से कम नहीं होगी कि आप जो कमजोरी है उन कमजोरी के ऊपर काम करो। जीएस में अच्छा जीएस अपना हो ही रहा है, सीसेट भी अच्छे से कर लो, तो सारी चीज में फिर अपने आप से परफेक्शन आ जाएगा, और फिर अपने आप जो प्रीलिम्स अपने आप क्वालिफाई हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, ऑल दी बेस्ट। प्री के पहले मैं 3-4 महीने पहले बंद कर दिया था, बाकी आप 1 महीने 1 घंटे 2 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो।